Hello students, this is तुषार पटेल, your physics teacher and welcome on physics वाला। So कैसे हैं आप सभी? How are you all? कैसी चल रही है बेटा जिंदगी? I hope आप सभी बहुत बढ़िया है। आज के इस सेशन में मैं आप सभी को मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के PYQs करवाने वाला हूं। So this session is dedicated to formula list and PYQs of this beautiful chapter। इस चैप्टर का जो भी हमारे पास में वन शॉट करना था हमने पिछले क्लास में किया। पिछले क्लास में कई सारे बच्चों ने बहुत सारी चीजें पूछी, कुछ ऐसी क्रिटिकल चीजें थी जो कई स्टूडेंट्स समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने पिछले क्लास को अच्छे से देखा और उसको सीखा। तो लास्ट क्लास में जो हमने पूरा वन शॉट किया वो आप सभी ने बहुत बढ़िया से किया। ठीक है, अब मैं आप सभी के कुछ चैट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, जो भी आपने मैसेजेस और डाउट छोड़े उसके ऊपर, तो मैं आप सभी को भी पर्सनली वो बात भी करूंगा। लेकिन बिफोर वी गो अहेड विद दैट, आप सभी को एक चीज बहुत अच्छे से समझनी है बेटा कि हमारे पास रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि आज के बाद में आपके पास में बहुत लिमिटेड टाइम है बोर्ड एग्जाम्स तक का। ठीक है, आई अंडरस्टैंड आपके स्कूल की प्री बोर्ड्स भी हो सकती है इस टाइम पे, आई अंडरस्टैंड आपके स्कूल के प्रैक्टिकल्स भी हो सकते हैं इस टाइम पे, आई अंडरस्टैंड वाइवा भी हो सकती है, आई अंडरस्टैंड आपको घर पे कुछ काम भी हो सकता है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन इन योर लाइफ विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। आपको शायद वहां अपना टाइम देना पड़े। ठीक है, लेकिन ध्यान से सुनो, अपना मगज जो है ना, अपना दिमाग जो है, उसे उस तरह से ट्रेन करो कि जो चीजें जरूरी नहीं है वहां अपना दिमाग ना लगाओ। ठीक है, जो जरूरी है उस पे अपना दिमाग लगाओ। वहां पे टाइम देना पड़ेगा, दिया फटफट करके निकल गए वहां से, जितना टाइम वहां से बचता है वहां से निकालो और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए लग जाओ, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के वक्त में एक बराबर से समय मिल जाए। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आपकी प्री बोर्ड्स या फिर अगर आपका कॉलेज स्कूल का ये चल रहा होगा प्रैक्टिकल्स, तो आपको अभी समय नहीं मिल रहा होगा, लेकिन आप एटलीस्ट एक चैप्टर तो कर ही सकते हो। तीनों सब्जेक्ट का मत करो, कोई एक सब्जेक्ट करो। थोड़ा बैकलॉग क्रिएट होगा, लेकिन जैसे ही आपका प्रैक्टिकल खत्म होता है आप वापस बीस्ट मोड में आ जाओ और आगे का पढ़ने लगो। समझ में आ गया बेटा? ये एक ही मौका मिलने वाला है आप सभी को अपनी बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने का। बहुत चीजें आएगी, बहुत चीजें जाएगी, लेकिन आपको ये अकेला चांस मिल रहा है आपकी बोर्ड एग्जाम में मचाने का। ये सिर्फ आपकी अकेले की दिक्कत नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है, दिस इज हैपनिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स। फिर भी कई बच्चे होते ना, इन सारी चैलेंजेस को क्रॉस करके भी आगे निकलते हैं। आप उनमें से बनिए बेटा। ठीक है, बाकी मैं कुछ बच्चों के यहाँ पे चैट्स के जवाब दे देता हूं आप सभी को। कुछ बच्चों के कंसर्न्स थे तो मैं उनको पर्सनली आंसर कर देता हूं। ठीक है, पलक लाडवा ने कहा है, सर इफ वी डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बिफोर चैप्टर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। तो देखो, ये जो चैप्टर का हमने वन शॉट किया था उसमें कई चीजें आप समझ पाओगे, लेकिन कोई पॉइंट पे आपको लगेगा कि अरे ये नहीं समझ रहा है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, बट थोड़ा पार्ट ऐसा होगा जो ऐसा रहेगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से रिकनेक्ट हो रहा है। समझ में आ गया? थोड़ा करंट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट हो रहा है, ऐसा थोड़ा पार्ट आपको नहीं समझेगा, बाकी आप मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर कर पाओगे। लेकिन अगर आप जो मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसको बिना कोई बेसिक समझे भी अगर आप ऐसा ध्यान में रखो, हाँ सर ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा है, हाँ ये वहां था, ऐसा ही है फॉर्मूला, तो अगर आपको उस बेसिक्स को रिकलेक्ट ना करो और अगर आप ये समझ जाओ कि हाँ ये ऐसा ही है, तो आपके लिए चीजें हो सकती है कि आप ये चैप्टर को बिना पहले के चैप्टर करके भी कर लोगे। ठीक है, सो आई होप पलक आपने ये चैप्टर की शुरुआत की है तो आप ये चैप्टर को क्रैक करोगे, लेकिन इक्वली जरूरी है कि इसके पहले के जो 3 चैप्टर है उसको भी करना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये तीनों मिला के कम से कम 22 मार्क्स आपको देते हैं, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप दिस चैप्टर्स। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आगे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसा बताया, सर इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज डेफिनेशंस एटलीस्ट पीपीटी में लिख कर लाइए। ठीक है, देखो बेटा, मैं समझ रहा हूं कि आपको पीपीटी में डेफिनेशंस चाहिए, आई अंडरस्टैंड। मैंने जानबूझ के अभी पीपीटी में कुछ लाना बंद कर दिया। ठीक है जो बच्चे बोर्ड बूस्टर 1.0 वाले थे उनको तो पता ही होगा। एक्चुअली अब तक मैंने जितना जब भी मैंने पढ़ा है ना, तो चलो मैं आपको छोटे से बात बताता हूं। जो भी बोर्ड बूस्टर 1.0 वाले बच्चे शायद वो जानते होंगे इस चीज को।
ये एक्सपीरियंस है, मैं उसको खराब अच्छा नहीं बोलता, मैं बोलता हूं उसको चैलेंज था एक, ठीक है। मैं जिस दिन मैं यहाँ पे ज्वाइन हुआ, जिस दिन मुझे ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने का मौका मिला, उसके अगले ही दिन से मेरी क्लासेस लग गई थी, ठीक है। उसके अगले दिन से मेरी क्लासेस थी और वो बोर्ड बूस्टर 1.0 था, 12th बोर्ड बूस्टर 1.0। वहां पे मैंने उस बैच में मुझे क्योंकि ये बोर्ड बूस्टर है यानी कि रिवीजन बैच है, तो मैंने रिवीजन की तरह मेजॉरिटी ऑफ चीजें बोर्ड पे रखी थी और मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। आई वॉज मेकिंग यू रिवाइज एवरीथिंग। बट स्टूडेंट्स जो थे उनको ये लगा कि सर स्किप कर रहे चीजें, या इन केस उनको ऐसा था कि स्टूडेंट्स को शायद चैप्टर को रिवाइज कम करना था और सीखना ज्यादा था, ठीक है। काफी सारे रीजन हो सकते हैं, कई सारे बच्चों ने पहले नहीं पढ़ा होगा तो उनका सहारा ही बोर्ड बूस्टर 1.0 होगा कि यहां से हम सीखेंगे। और मैंने सोचा कि नहीं, रिवीजन बैच है ना, रिवाइज कराएंगे। तो वहां बच्चों ने काफी सारे कमेंट्स किए कि भाई ये टीचर को बदल दो या उनको बोलो बेसिक से कराए। देन फॉर्चुनेटली मैंने तीसरे क्लासेस से बेसिक से पढ़ाना शुरू किया एंड यू गाइज लाइक्ड इट वेरी मच, और आप सभी ने उसके ऊपर पॉजिटिव कमेंट्स भी की एंड एवरीथिंग वर्कड ऑन, ठीक है। बट स्टिल मुझे बोर्ड बूस्टर 1.0 में वो एक चैप्टर मैंने कराया, बाकी के चैप्टर फिर आपको अक्षय सर ने कराया, अच्छे से डिटेल में कराया, ठीक है। बहुत बढ़िया से उन्होंने कराया। फिर क्योंकि आप सभी ने मेरे चेंज ऑफ पैटर्न पे, यानी कि जब मैंने वो लिखा हुआ लेके आता था फिर मैंने उसके ऊपर से पैटर्न बदल दी अपनी, और मैं सब कुछ अभी लिख के पढ़ा रहा हूं, जस्ट लाइक आई वाज टीचिंग इन ऑफलाइन। मैंने 6 साल ऑफलाइन में पढ़ाया, तो उसी तरह से जब मैं आपको यहां पढ़ा रहा था तब यू गाइज वर लाइकिंग द पैटर्न। उसका रीजन भी है कि मैं यहां जो लिख रहा हूं वो आपके दिमाग में डायरेक्ट घुस रहा है, एक वर्ड के अक्रॉस हम जा रहे हैं, हम माइन्यूट डिटेल में जा रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट रिवाइजिंग द चैप्टर, वी आर ट्राइंग टू लर्न द चैप्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एंड। हम पूरा चैप्टर बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए मैंने क्या किया, अब पीपीटी में मैं कुछ पहले से टाइप करके नहीं ला रहा, ठीक है। जो जरूरी है वो ला रहा हूं, जो जरूरी नहीं है वो नहीं ला रहा हूं। जो डायग्राम जरूरी है लेके आता हूं, नहीं आता नहीं। अब मैंने इस क्लास में सोचा कि जो चैप्टर, यूजुअली आपने विजेता सीरीज देखी होगी यूट्यूब पे, एनसीईआरटी वाला चैनल पे, अगर कोई टीचर ये चैप्टर को पूरा करने के लिए 9 घंटे लेता है, मैं उस चैप्टर को 9 घंटे से 3 घंटे या 2 घंटे या 2.5 घंटे में या 3 घंटे में कैसे कंप्लीट कर सकता हूं। तो मेरे पास एक ही रास्ता है बेटा, मैं आपको थियोरी बोलूं, आपको समझा दूं थियोरी, डेरिवेशंस बोर्ड पे करा दूं, जो भी सिखाना है बोर्ड पे सिखा दूं, ठीक है। और फिर आपको उसके ऊपर जो भी फॉर्मूला लिस्ट बनती है अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में फॉर्मूला लिस्ट बनाऊं। लेकिन वो जो क्लास एक वन शॉट वाला क्लास है उसको मैं 8-9 घंटे 12 घंटे से 3 घंटे में कैसे ला रहा हूं, ताकि मैं आप लोगों को बिना थियोरी लिखे ला रहा हूं, ठीक है। एक चीज है, मैं आवर्स रिड्यूस करने के लिए स्किप नहीं कर रहा हूं कुछ, मैं बस आप लोगों में एक आदत डाल रहा हूं कि अगर मैं कुछ कर रहा हूं आप भी कुछ करिए। अगर मैं आप लोगों के लिए एक स्टेप आगे ले रहा हूं, आप भी एक स्टेप आगे लीजिए अपनी प्रिपरेशन के लिए। इसका सिंपल सा मतलब यह है, आपको अगर इस चैप्टर को जो भी मैं वन शॉट में सिखाता हूं उसको अगर आपको डिटेल में समझना है, आपको 2 काम करना है। मेरा लेक्चर में एक टॉपिक, अगर मेरे लेक्चर में मैं पढ़ा रहा हूं लॉरेंट्ज फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स आपको मेरे लेक्चर से सीखना है। जैसे ही लॉरेंट्ज फोर्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ, स्टॉप द वीडियो, रीड एनसीईआरटी। आई बेट ऑन यू कि आपको उससे बेटर कहीं पे नहीं समझ पाएंगे। आपको एग्जैक्ट क्या है ना वो कंसेप्ट कैसे लिखना है सब समझ जाएगा। मैं एग्जैक्ट एनसीईआरटी का फॉलो कर रहा हूं, एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर रहा हूं। समझ में आ गया? नथिंग हियर एंड देयर। तो आपको 2 चीजें करनी है बेटा, मेरा लेक्चर देखना है, साथ में वो टॉपिक खत्म होने के बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर मैंने बढ़ाया बार्ट्स-सावर्ट्स लॉ, आपको सिखा दिया, समझा दिया, समझ गए, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। तुरंत आपको वो जो मैंने सिखाया ना, वो आपके दिमाग में जो स्टेटमेंट्स है वो एनसीईआरटी के लैंग्वेज में फॉर्म हो जाएंगे। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू बेटा। और जब आप एनसीईआरटी रीड कर रहे हो, आपको डेफिनेशन या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिखे, तुरंत अपनी नोट्स में साइड में इंक्लूड करो। आपको इतना करना पड़ेगा बेटा, यू हैव टू डू इट फॉर मी। आपको चाहिए तो ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको डेफिनेशन याद रहेगी। डेफिनेशन आपको तब याद रहेगी जब आप सीख रहे हो और उसको एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो और दोनों को एक साथ में ला रहे हो। द सेम टाइम यू हैव टू वर्क, ताकि आपको याद रह जाए। सो कम ऑन बच्चों, प्लीज इस मेथड को समझो, आपको ये मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर आप एक बार इस मेथड को फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आई गारंटी कि आपको उसके बाद में कैसे आंसर लिखना है कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, कुछ बच्चे थे उन्होंने
इसी मेथड को फॉलो किया और उन्होंने मुझे बताया भी इस चैट बॉक्स में कि हमें वो सब एकदम डिटेल में समझ रहा है। मैं उन बच्चों का नाम भी लूंगा। आई थिंक शिवानी, यस, शिवानी पाल है। देन देयर आर स्टूडेंट्स लाइक विकी ने भी अच्छे से वापस पूरा प्रिपरेशन किया। वेरी नाइस विकी। फिर दूसरे बच्चे हैं श्रेया सिंह। वेरी नाइस श्रेया सिंह, थैंक यू बेटा श्रेया। तो ये सारे बच्चों ने मुझे बताया भी कि हाँ हम इस मेथड से कर रहे हैं तो इट इज गोइंग वेरी इफेक्टिव। तो बेटा मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूंगा कि प्लीज टॉपिक सीखे, एनसीईआरटी रीड करें, टॉपिक सीखे, एनसीईआरटी रीड करें, यू विल बी डन। आपको कभी इसकी रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बेस्ट वे टू लर्न इट, ओके, बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो ये एक चीज है बेटा, प्लीज आप इस चीज को याद रखिएगा। दूसरा, हाँ थैंक यू एकता यादव बेटा, आपने बहुत बढ़िया कमेंट किया है। थैंक्स अ लॉट श्रेया, थैंक्स अ लॉट विकी, थैंक्स अ लॉट। ओके, अच्छा, मुस्कान बेलवाल का एक डाउट है बेटा, सर व्हाई डोंट यू गिव अ प्रॉपर डेरिवेशन ऑफ बायट-सेवर्ट्स लॉ, बिकॉज दिस लॉ इज ऑलवेज कम्स फॉर 5 मार्क्स एंड वी हैव टू राइट दिस स्टेप बाय स्टेप। माय स्कूल टीचर ऑलवेज सेड दैट यू हैव टू गिव प्रॉपर डेरिवेशन बिकॉज टीचर गिव्स मार्क्स स्टेप बाय स्टेप। ओके, देखो बेटा, बायट-सेवर्ट्स लॉ की बात करते हैं। डाउट किनका है? ये डाउट है मुस्कान बेलवाल का है। तो मुस्कान, बायट-सेवर्ट्स लॉ का लिटरली कोई डेरिवेशन ही नहीं है। There is no derivation of Biot-Savart's law. There was no PYQ based on Biot-Savart's law. ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये PYQ वाली बुक में से मैंने देख लिया कि कोई आया है क्या सवाल। पिछले 10 साल के PYQs देखे, there is no question asking derivations of Biot-Savart's law because वो law है, law cannot be proved, law की derivation नहीं है। समझ में आ गया? लॉ की कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ इतना लिखना है आपको दैट डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डीबी इज दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बार क्रॉस, या था ना, सॉरी, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट डीएल बार क्रॉस आर बार, इससे मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यही लिखना है, आपकी एनसीईआरटी में भी उसी हिसाब से दिया होना चाहिए, ठीक है। ज्यादा ज्यादा आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में उसे लिख सकते हो, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी डीएल एलिमेंट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन डीएल बार एंड आर बार, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इस तरह से आपको डेफिनेशन उसका लिखना है बायट-सेवर्ट्स लॉ का। एम्पियर सर्कुलर लॉ का डेफिनेशन आपको डेरिवेशन पूछा जा सकता है, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, लेकिन बायट-सेवर्ट्स लॉ का कोई डेरिवेशन नहीं है बेटा, प्लीज ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। दूसरे कुछ बच्चों को चाहिए कि एनसीईआरटी में बेटा बी आर और ई आर दिया है। अरे बी एट आर, उसका रीडिंग होता है बी एट आर, बी एट आर यानी मैग्नेटिक फील्ड एट आर। देवर्षि चक्रवर्ती ने बताया, हमें पूछा है कि सर आप जो बी लिख रहे हो ना कब से, वो बी आर लिखा है एनसीईआरटी में, तो आप उसे रीड करो बी एट आर, बी एट आर डिस्टेंस। हमने बी एट आर डिस्टेंस, उसको हम सिंपली बी लिख रहे हैं, सिंपल सा टर्म है। बी एट आर को बी लिखो, ई एट आर को ई लिखो, इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप आप सभी को अभी मैं सारे आपके कंसर्न समझ गया। आदित्य महाजन बेटा, आदित्य देखो बेटा, दिस क्लास वाज, दिस बैच इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड बैच, ठीक है। ये डे 1 से आपको कहा गया है। दूसरा, ये रिकॉर्डेड होने का एक खास रीजन है। अगर ये लाइव होता तो सोचो, अभी मैं 4-5 बच्चों के लिए ही सिर्फ ये नाम ले रहा हूं, लेकिन उसने में ही हमारा कुछ तो समय गया ना। ये अगर लाइव होता तो आपके बहुत सारे कंसर्न होते, क्योंकि हमें पता है आप इस टाइम बहुत स्ट्रेस से भरे हो। कोई बच्चे इतना दिल भरा बातें लिख रहे हैं यार, इतना उदासी वाला बातें लिख रहे हैं, हमें सुसाइड का थॉट आ रहा है, हमें पढ़ने में नहीं समझ, हमें पढ़ने में मतलब मन नहीं लग रहा है। अरे यार, मैं समझ रहा हूं कि आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस है, मैं समझ रहा हूं कि आपकी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स है, मैं समझ रहा हूं ये सारी चीजें होती है सबके साथ में, लेकिन आप उन चीजों से ऊपर उठोगे बेटा, ठीक है। तो अगर हम ये लाइव लेते और हर एक बच्चों का ऐसा ऐसा रिस्पॉन्स देखते, तो हम टीचर भी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते और आपको इन सारे जवाब देने में हम कंटेंट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं दे पाते, ठीक है। इसीलिए ये बहुत जरूरी था कि बैच रिकॉर्डेड रहे, ताकि हम जो टाइम दे उस टाइम में आपको मैक्सिमम पढ़ाए और कम से कम बातें करें। समझ में आ गया? और जब मुझे आपको यहां पे बात करने नहीं मिल रहा है ना,
तो मैं आप सभी से बात करने के लिए चैट बॉक्स में आता हूं बेटा। आई कम एवरी टाइम द माई लेक्चर गोइंग ऑन लाइव। तो मैं आप सभी के साथ बात करने के लिए साथ में आपके चैट बॉक्स में रहता हूं। आप सभी ने मेरे साथ बातें की है कि नहीं? तो आप सभी के रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया होता है, थैंक्स। कई बच्चे हैं, वेद पांडे, देन मृणाल, मीर मुर्ताजा, सुरेश कुमार, देन विकी, या कैफ रहमान, थैंक यू बच्चा। विवेक कतियार, सुरेंद्र समल, आकाश, थैंक यू बेटा। क्रिश सिंगल, अरमान खान गेमर, नितिन चौहान, कुलदीप सिंह, आयुष, देन दिव्यांश सैनी, वेरी नाइस बेटा। दिव्यांश सैनी सुपर। कार्तिकेय पंचोरी, वेरी नाइस बेटा, ठीक है। सो अंकित कुमार, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अब हम पढ़ाई के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। चलो, सो आई होप आप सभी ने, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप सभी मेरा क्लास इतना डेडिकेटेडली देखते हैं, इतना अच्छे से मेहनत करते हैं। आपकी मेहनत देख के मुझे भी काफी बार मोटिवेशन होता है। इसीलिए देखो बेटा, मैं रोज ना 2 क्लासेस रिकॉर्ड करता हूँ। 1 क्लास इज ऑलमोस्ट फॉर 3 आवर्स, तो 2 क्लासेस फॉर ऑलमोस्ट 6 आवर टू 7 आवर्स। उसके जो भी कंटेंट बनाने, ये सब तो काफी बार टाइम लग जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें करने में। लेकिन जब मैं पढ़ता हूं ना आपके कमेंट्स, मैं मोटिवेट होता हूं और इन सारी चीजों से मैं और मेहनत करने के लिए रेडी हो जाता हूं। क्या आप खुद के लिए मेहनत करने के लिए रेडी है कि नहीं? बोलो एवरीवन, कम ऑन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। मेरा मार्कर कहां है? ओके, पेन 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 पेन, यही है पेन। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, पेन कहां गया भाई? आपको लिखाने के लिए पेन ढूंढ रहा हूं, पेन ही नहीं मिल रहा है। जेब में रखा था। एनी विच वेज, चलो देखो, फनी। Any which ways, let's get started with this beautiful session on PYQs of 12th Board Booster 2.0 for the chapter of moving charges and magnetism. ठीक है, ये हम सारे टॉपिक के ऊपर मैं पहले आपको फॉर्मूला लिस्ट बनवाऊंगा। We will make a quick formula list and then we'll get started. ठीक है, चलो फॉर्मूलाज बनाएंगे। आपको ये सब चार्ट वार्ट मैंने समझा दिया है पिछले क्लास में, सो विल नॉट गिव टाइम ऑन दिस। दिस इज माइंड में फॉर ऑल ऑफ यू। आपको चाहिए तो आप इसे याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, पिन नोट्स में आपको मिल जाएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट बनाते बच्चा बहुत डिटेल में बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, मेरे साथ में रहिएगा। सबसे पहले, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज, तो फोर्स ऑन अ चार्ज। सबसे पहले फोर्स ऑन चार्ज, ऑन अ चार्ज, फोर्स ऑन अ चार्ज निकालता है। अगर हमें फोर्स ऑन अ चार्ज ही सिर्फ चाहिए, लेकिन किस में चाहिए वो बात करनी है। फोर्स ऑन अ चार्ज तो हमें चाहिए ही, लेकिन अगर हमें वो फोर्स चाहिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो फोर्स ऑन अ चार्ज चाहिए, तो मैं यहां पे फॉर एग्जांपल अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उस डायरेक्शन में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज का वैल्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई बार का वैल्यू, ये होती है। इसी तरह से यही फोर्स किसी भी मैग्नेट के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में बेटा, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो लेट्स से मैं आपको यहां मैग्नेटिक फील्ड बना के दे देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है? लेट्स से मैं यहां क्रॉस 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 बनाता हूं। आपको पता है ना, क्रॉस यानी कैसा होता है बेटा? इनवर्ड होता है। क्रॉस यानी इनवर्ड होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैं यहां एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं विच इज इनवर्ड इन डायरेक्शन। क्रॉस यानी इनवर्ड, डॉट यानी आउटवर्ड, ठीक है। अब आपको यहां पे मैं एक चार्ज रख के दे देता हूं। ये चार्ज जो है चाहता है कि वो यहां जाए। दिस चार्ज वॉन्ट्स टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तो यहां उसकी वेलोसिटी है। तो जहां वेलोसिटी है ना, उस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखो, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, और चार्ज की वेलोसिटी इज दिस साइड। वेलोसिटी आगे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी v बार, क्रॉस
वी बार क्रॉस बी बार, थंब ऊपर, तो उसके ऊपर फोर्स कहां लगेगी बेटा, इसके ऊपर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये लगेगी उसके ऊपर फोर्स विच विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये जो फोर्स है बेटा, उस फोर्स का वैल्यू होता है इस चार्ज की वैल्यू विच इज क्यू, इस वेलोसिटी वेक्टर का वैल्यू क्रॉस बी बार मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ये उसका वेक्टर फॉर्म है। आपको इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म चाहिए तो एफ मैग्नीट्यूड में एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड में इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगती है। जब ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं, या अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि कोई भी चार्ज जो है, अगर आपको उस चार्ज को ऐसे, कोई भी ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को ऐसे टेढ़ा मोशन करा रहे हो, ठीक है, कोई भी चार्ज को ऐसा इंक्लाइंड मोशन करा रहे हो, ठीक है, एट सम एंगल थीटा, तो आप देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज की वेलोसिटी इधर है, तो ये वेलोसिटी के दो पार्ट बनेंगे, एक बनेगा आगे वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा वी पैरेलल, एक बनेगा ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। और ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसकी वजह से ये चार्ज सर्कल घूमेगा। लेकिन ये आगे वाला जो कंपोनेंट है, उसकी वजह से ये चार्ज सर्कल घूमते घूमते आगे जाएगा। तो इस तरह से वो चार्ज आगे भी जाता है और सर्कल भी घूमता है, सर्कल घूमते घूमते आगे जाएगा। तो ये जो V परपेंडिकुलर है, उसकी वजह से वो चार्ज क्या करने वाला है, सर्कल घूमने वाला है। तो याद रखिएगा, अगर आप किसी एंगल थीटा पे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का एंगल थीटा हो, एंगल थीटा पे हो कौन, बी बार और वी बार एंगल थीटा पे हो, ये देखो वी बार ऐसा है, बी बार ऐसा है, वी बार ऐसा है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। जब दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है तो वो हेलिकल मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, हेलिकल मोशन करता है। और हेलिकल मोशन के बारे में कुछ बातें हमें करनी है। हेलिकल मोशन में एक सर्कल यहां कंप्लीट हो रहा है, तो एक सर्कल ट्रैवल करते वक्त जो डिस्टेंस होता है उसको हम पिच बोलते हैं, पिच, समझ में आ गया। अब पिच के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके पहले हम इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। अगर हमारे पास में कोई सर्कुलर मोशन, अगर इस तरह से देखो, फोर्स और वेलोसिटी जब एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है, तो फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, इसीलिए चार्ज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और ये चार्ज जो भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, उस सर्कल का रेडियस, समझ में आ गया, उस सर्कल में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो भी ये मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करेगा, जो ये रहा। और इस सर्कल का जो रेडियस है, वो रेडियस कितना होगा वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। हम यहां पे सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कितनी है, mv² बाई आर, और ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, क्यू वी बी साइन थीटा। बट साइन थीटा किसके बीच का एंगल है, थीटा किसके बीच का एंगल है, वी और बी का, वी ऐसा है, बी ऐसा है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है। वेलोसिटी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस है, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, इसलिए साइन 90 इज 1। तो यहां पे लिखा जाएगा सिर्फ क्यू वी बी। अब आपको देखो एक एक वी कैंसिल हो जाएगा, वी नो वी, तो आप यहाँ पे आर का फॉर्मूला बना सकते हो, वी का भी फॉर्मूला बना सकते हो। लेट्स से वी का फॉर्मूला अगर मुझे बनाना है, तो वी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वी इधर ही रहेगा, आर उधर जाएगा, एम नीचे जाएगा, क्यू वी, सॉरी वी तो है ही नहीं वहां, अभी वी तो कैंसिल हो चुका है, ये एम नीचे गया, यहां पे आर चला जाएगा और क्यू बी आर अपॉन एम। और इससे आप आर का फॉर्मूला भी बना सकते हो। व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ आर, आर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, आर इधर ही रखो, एम बी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, है ना। आप यहां पे देखो, आर को इधर जाने दो, क्यू बी नीचे आ गया, एम वी ऊपर ही रह गया, एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, ये आर का फॉर्मूला बन गया। अब आपको चाहिए तो आप ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बना सकते हो। ओमेगा इज वी बाय आर, वी बाय आर कर दो, या तो वी बाय आर तो है, एम को नीचे ले लो, क्यू बी बाय एम हो गया, क्यू बी बाय एम, ठीक है। आप इसको याद रखिए, इसमें कोई डाउट है, ये देखो वी बाय आर तो यहां है ही, सीधा ये एम को नीचे ले लो, तो वी बाय आर क्यू बी बाय एम। आपको ओमेगा मिल गया ना, आप फ्रीक्वेंसी बना सकते हो, फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई एफ, 2 पाई नीचे ले लो, तो क्यू बी बाई 2 पाई एम। आपको फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया। फ्रीक्वेंसी का बन गया फॉर्मूला, टाइम पीरियड का भी बना सकते हो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यानी कि एक बार सर्कल घूमने का टाइम पीरियड क्या होता है, तो मुझे आप लिखो यहां पे, इसको पलट दो, 2 पाई बी अपॉन, सॉरी 2 पाई, अच्छा ये एम है, 2 पाई एम, ये देखो एम का एम है, और फिर यहां पे ये होने के बाद आप टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला बना सकते हैं, वो है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी।
ठीक है, सारे फॉर्मूलाज फॉर सर्कुलर मोशन है, यही मोशन है, इस मोशन के सर्कुलर मोशन के सारे फॉर्मूलाज हमने डिराइव कर लिए। अब पिच का फॉर्मूला अगर कोई पूछेगा तो पिच आगे जाते हैं हम, आगे जाने के लिए तो उसके लिए स्पीड लोगे आप v पैरेलल वाली, ये वाली v cos थीटा v sin थीटा से तोड़ सकते हो चाहिए तो, बट हाँ v पैरेलल वाली स्पीड आएगी अल्टीमेटली, और उसमें मल्टीप्लाई बाई स्पीड, पिच इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? v पैरेलल। टाइम कितना है? टाइम तो ये है ना, एक सर्कल घूमने का टाइम, एक सर्कल घूमने का टाइम ये रहा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। अगली बार आपको फॉर्मूला डायरेक्टली मिल जाएगा, पिच इज इक्वल टू आगे जाने वाली स्पीड इंटू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। समझ में आ गया कौन सा चार्ज है यहाँ पे जो आगे जा रहा है, उसका चार्ज और उसकी वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट। v ऐसा है, थीटा यहाँ है, तो v और थीटा के बीच का एंगल, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन b बार एंड v बार। v ऐसा है और b ऐसा है, तो जब ऐसा होता है तब हेलिकल मोशन परफॉर्म होता है। v और b जब एक दूसरे से एंगल थीटा पे हो, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 15 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, कोई भी एंगल पे हो ये दोनों, 90 नहीं, 90 हो गए ना तो सर्कल परफॉर्म होगा। इधर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे है, यहाँ पे दोनों 90 पे नहीं है, 90 से कम एंगल पे है। एक्यूट एंगल जब हो v और b के बीच में तब हेलिकल मोशन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, प्लीज इसको भूलिएगा मत। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, विल गो अहेड। आप ये हेलिकल मोशन इस सब के बारे में पढ़ चुके, अब इसके बारे में और तो कोई वैसे कुछ खास फॉर्मूला भी बचा नहीं है, पिच विच तो ये सब आएगा आपको, ठीक है। नाउ वी हैव स्ट्रेट वायर। पहले तो बायट-सवर्ट्स लॉ, एम्पेयर सर्कुलर, उसके ऊपर न्यूमेरिकल डायरेक्ट नहीं आता इसलिए मैं उसको नहीं लिखा रहा हूं, आपको यहां पे याद रखना है। चलो बायट-सवर्ट्स लॉ बता देता हूं सबसे पहले। बायट-सवर्ट्स लॉ, बेटा बायट-सवर्ट्स लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में छोटा सा एलिमेंट dl मान लो, और उस dl एलिमेंट की लेंथ, उस वायर का छोटा सा पार्ट dl ले लो, पूरे वायर की लेंथ l, पूरे वायर में करंट जा रहा है I, तो उसमें से छोटा लेंथ dl ले लो जो dl वेक्टर हो, तो dl बार, जहां पे करंट वहीं पे l डायरेक्शन, लेंथ का भी डायरेक्शन उधर ही दे दो। इस डीएल के सेंटर से एक पॉइंट तक में, जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बी पॉइंट, यहां पे आप एक पोजीशन वेक्टर बनाओ आर बार, और आपको इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो डीबी का फॉर्मूला होता है। कम ऑन एवरीवन, आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल बार, ये वाला डीएल बार क्रॉस आर बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, नीचे आर क्यूब, ये आर का मैग्नीट्यूड का क्यूब। और आप याद रखिए डीएल और आर के बीच में एंगल जो है ना बेटा थीटा है, प्लीज इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये बायट-सवर्ट्स लॉ ऑलरेडी करा चुका, उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख लेता हूं, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये याद रखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म है। प्लीज 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 बेटा, आई होप आप सभी को याद आ रहा है, बोलो मुझे चैट बॉक्स में, बताओ मेरे को, हाँ कि ना, यस, वेरी नाइस। अब हम बात करते हैं आगे, बायट-सवर्ट्स लॉ हो गया, एम्पियर सर्कुलर लॉ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे अभी हम? एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर्स लॉ लिख लेता हूं सीधा, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ बेटा, हमें अगर वही कोई भी कंडक्टर है तो किसी भी पॉइंट पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हम उस पॉइंट पे एक एम्पियर्स लूप बना देते हैं, ठीक है। करंट यहां से आई पास हो रहा है, उस पॉइंट पे हम एम्पियर्स लूप बना देते हैं। उस एम्पियर लूप के अंदर, इस एम्पियर लूप के अंदर हम एक छोटा सा एलिमेंट डीएल मानते हैं, ये टेस्ट एलिमेंट है, ये वायर का हिस्सा नहीं है, ये टेस्ट करने के लिए उस डीएल की लेंथ जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके अलोंग, तो कॉर्ड फिंगर इधर, तो अब देखो थंब इधर तो कॉर्ड फिंगर इधर, तो कॉर्ड फिंगर जो है ऐसे है तो वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल, तो क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बी बार डॉट डीएल बार, क्लोज लूप इंटीग्रेशन ऑफ बी बार डॉट डीएल बार इज इक्वल टू कम ऑन म्यू नॉट टाइम्स करंट, करंट जो इस लूप के अंदर जो भी वायर पास हो रहा है ना उसका जो करंट है वही, ठीक है। ये बायट-सवर्ट्स लॉ है और ये एम्पियर सर्कुलर लॉ है, दोनों का काम एक ही है, एक्स मैग्नेटिक फील्ड कितनी है कोई पॉइंट पे वो निकाल के देना, याद रहेगा। अब आपको मैं कुछ मस्त मस्त फॉर्मूले बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये है स्ट्रेट वायर, बाय डिफॉल्ट हम इसको इनफाइनाइटली लॉन्ग मानते हैं। कैसा मानते हैं? इनफाइनाइटली लॉन्ग मानते हैं। इनफाइनाइटली लॉन्ग अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो इस स्ट्रेट वायर से अंदर से करंट आई पास हो रहा है, इस वायर से हम मान ले कुछ डिस्टेंस आर की बात कर रहे हैं, इस डिस्टेंस आर पे हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और आप याद रखिएगा वायर से ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस डिस्टेंस आर पे हमें एक पॉइंट है बी जिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2
पाई आर। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड यहां कैसी होती है, अगर आपको कोई वो पूछ ले मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, आप उसको बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड ना यहां पे सर जहां हमारा राइट हैंड लेने का, थंब को करंट के डायरेक्शन में घुमाने का, कर्व्ड फिंगर ऐसे जा रही है ना, तो ऐसे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली ऐसी होगी, सर्कुलर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, अंदर जा रही है यानी कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी, याद रहेगा। तो हमारे पास यहां क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्रॉस यानी अंदर जा रही है ऐसा। इस पॉइंट पे देखो यहां से बाहर आ रही है, तो यहां डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसे भी हम बता सकते हैं कि कोई भी वायर के इस बाजू क्रॉस है, उस बाजू डॉट है, करंट ऊपर जा रहा है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये है। इस काफी बार ये फॉर्मूला ना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल कर देता है कैलकुलेशन, तो हम उसको सिंपल कैसे करते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को, एक काम करो यहां जो I है ना और यहां R है, एज इट इज लिख लिया, पाई भी एज इट इज लिख लिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा काम आसान कर देता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हमारा काम आसान कैसे करता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वजह से क्या होता है पता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एक खास वैल्यू होती है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बोलो, यहां पे इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, ये उसकी खास वैल्यू है, ताकि आपको सिर्फ 2I अपॉन आर करना पड़े और बी का आंसर आ जाए। ये किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से होता है, कोई भी पॉइंट पे, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मान लो, ऐसा कुछ भी, इसमें कोई कंसिडरेशन और नहीं है। अभी हम बात करते हैं लूप की। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लूप। कोई भी लूप ले लो आप, कम ऑन एवरीवन गाइस, लूप की बात कर रहे, क्विक, वी आर गोइंग टू मेक फॉर्मूलाज वेरी क्विक, कम ऑन। कोई भी लूप की बात करो, उस लूप में अगर वो पूरा सर्कुलर लूप है इस तरह से, जो मैं यहां पे बनाना चाहूंगा, कोई भी एक सर्कुलर लूप बनाओ जो कि ऐसा हो, ब्लैक कलर से नहीं बनाएंगे हम बनाएंगे व्हाइट कलर से। कोई भी सर्कुलर लूप बनाओ जो कि ऐसा हो। ठीक है, अब इस लूप के सेंटर से एक एक्सिस पास कर दो, ये सेंटर से एक एक्सिस पास कर दो विच इज गोइंग लाइक दिस। ठीक है, सेंटर से हमने एक एक्सिस पास कर दिया। अब सेंटर से कोई भी पॉइंट R, कोई भी पॉइंट P जो कि डिस्टेंस x पे है, इस लूप का रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, वो पॉइंट x पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो B ऑन द एक्सिस, ये एक्सिस पे कोई पॉइंट है, कोई भी रैंडम पॉइंट ऑन द एक्सिस है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट I, कम ऑन एवरीवन, म्यू नॉट I R स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू 3/2। ये इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज करंट, मतलब सॉरी एंटी क्लॉकवाइज इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा होगा ऐसा, तो आप करंट के हिसाब से कर्व्ड फिंगर घुमा दो, थंब किधर जाएगा, जो कर्व में घूमता है वहां कर्व्ड फिंगर घुमाओ। कर्व में करंट घूम रहा है तो करंट के डायरेक्शन में हमारा ऐसा कर्व्ड फिंगर घूमेगा, तो थंब इधर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसी आ रही है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म है। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि इस लूप के सेंटर पे आ जाओ, इस लूप के सेंटर पे, तो इस लूप के सेंटर पे अगर मुझे कोई बोले ये लूप के सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो मैं इस लूप के सेंटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड बताने रेडी हूं। इस लूप के सेंटर पे अगर इस लूप का ऑब्वियसली रेडियस R है और इसमें से करंट इस तरह से, अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही करंट जा रहा है, तो इस पॉइंट पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, आउटवर्ड यानी कि डॉट बन रही है, समझ में आ गया। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसमें x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आंसर आएगा विच इज म्यू नॉट I अपॉन 2R, म्यू नॉट I अपॉन 2R। R इज द रेडियस ऑफ द रिंग, ये रिंग जो है उसका रेडियस है जो कैपिटल R, इसको सामने से देख रहे हो, ये यहां ऐसा है ना, आप ऐसे देख रहे हो, समझ में आ गया। कम ऑन एवरीवन, लुक एट दिस, लुक एट दिस, कम ऑन। अगर ये रिंग हाफ हो जाए, अगर ये रिंग हाफ हो जाए और फिर भी आपको बोले कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, करंट अभी भी वैसा ही जा रहा है। ठीक है, करंट अभी भी ऐसा ही जा रहा है, तो आप करंट ऐसे जाएगा तो थंब ऐसे बाहर निकलेगा, जब थंब ऐसे बाहर निकलेगा तो इस पॉइंट पे ऐसा कर्व्ड, इस पॉइंट पे ऐसे बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि हम करंट के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है ऐसा बता रहे हैं। तो बाहर जहां निकल रही है यहां नॉर्थ पोल होगा, पीछे के साइड साउथ पोल होगा। ठीक है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसका हाफ, तो 1/2 का हाफ क्या होता है, मैंने कल के क्लास में भी ये सिखाया था। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट I अपॉन 4R।
अगर इससे भी आधी रिंग होगी तो म्यू नॉट आई अपॉन 8r, उससे भी आधी होगी म्यू नॉट आई अपॉन 16r। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई होप आपको ये सब समझा। अब इसके अलावा हमारे पास सोलेनॉइड है। क्या है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर की ही मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है सिर्फ। सोलेनॉइड इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड ऐसा हम मान लेते हैं, इसीलिए हम यहां उसको इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसको हम ऐसे इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं। तो इस सोलेनॉइड के अंदर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है? इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी बनती है, स्ट्रेट लाइन। अगर इसमें से करंट ऐसे जाएगा तो स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनती है ऑब्वियसली इफ द करंट इन दिस इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ऐसे जा रहा है, यहां से जा रहा है, फिर यहां से घूम के यहां पे बाहर निकल रहा है। तो इस तरह से अगर ये करंट फ्लो कर रहा है तो आप देखो तो ऐसे आ गया हमारा थंब, तो थंब वहां है तो नॉर्थ पोल वहां होगा, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगी, यहां साउथ, तो इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। और ये जो सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड, उसके अंदर कोई भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, वेयर स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रहेगा, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसका यूनिट भी पर मीटर में होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो। म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷, ठीक है। कोई डाउट है? सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। अगर आप सोलेनॉइड के अंदर कोई मटेरियल डाल दो, सोलेनॉइड के अंदर हमने कोई कोर मटेरियल डाल दिया, क्या डाल दिया बेटा? कोई कोर मटेरियल डाल दिया, तो हमने इसके अंदर कोई कोर मटेरियल डाल दिया, सॉरी, हमने इसके अंदर अगर कोई कोर मटेरियल डाल दिया ऐसा, ठीक है, तो कोर मटेरियल का परमिएबिलिटी जो होता है ना, वो हम म्यू लेते हैं। तो आप यहां B इज इक्वल टू म्यू एन आई लिखोगे, और चाहिए तो B इज इक्वल टू म्यू को म्यू नॉट इंटू म्यू रिलेटिव इंटू एन आई भी लिख सकते हो। जो भी मटेरियल है अंदर बाय डिफॉल्ट क्या है? एयर है ना, तो एयर का परमिएबिलिटी था म्यू नॉट, जो मटेरियल है उसका परमिएबिलिटी। ये इसका जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा, बट स्टिल हम बता रहा हूं, ठीक है। ये हम सब कुछ हमारा अलग अलग कंडक्टर्स अलग अलग शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पे मैंने बता दिया। प्लीज इसके डायरेक्शंस और इन सब में चीजें भूलना मत। अब हमारे पास में आखिरी 2-3 चीजें आ रही है। अगर हमारे पास कोई वायर है जो एक डायरेक्शन में करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा है ऊपर, दूसरा वायर है जिसमें भी करंट I2 फ्लो कर रहा है इसमें, और वो भी ऊपर करंट फ्लो कर रहा है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, इसकी वजह से ये दोनों कंडक्टर्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दोनों कंडक्टर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू भी कुछ होगी, दैट फोर्स की वैल्यू विल बी हाउ मच बेटा? इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स होगी वो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, और उस फोर्स की जो वैल्यू है वो है बेटा म्यू नॉट I1 I2 इंटू L अपॉन 4πd। हाँ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 4πd होता है, यस, और 2πd, हाँ 2πd यही है, ठीक है, यही है। वेरीफाई कर लेंगे आगे जाके, ऐसा कुछ नहीं है, ये है फॉर्मूला बिटवीन द फॉर द फोर्स। कभी कभी ये बोला इनफाइनाइट लेंथ का है तो L नीचे ले लेना होता है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2πd, ठीक है, ये आपको काम आएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये आपको अगर आपको बोला है दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों में लाइकवाइज करंट है ना, लाइकवाइज करंट वाले कंडक्टर्स क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और अनलाइक करंट क्या करते हैं? अनलाइकवाइज करंट होते ना, अनलाइकवाइज करंट यानी क्या? एक ऊपर एक नीचे, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में MCG है, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, याद रखिए, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमारे पास एक फॉर्मूला था डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला था BAN अपॉन K। K को स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, टोरिजन कांस्टेंट बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, नथिंग टू मैटर वरी अबाउट, ठीक है। वेयर N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन दैट लूप, A इज द एरिया ऑफ दैट लूप, B इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली अप्लाइड, एंड दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद करंट, ठीक है। आपको अगर कोई बोले करंट सेंसिटिविटी, अगर कोई बोले करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी अगर आपको कोई बोले, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, उनको बताना है phi by I कर देना है।
इसको आप फाइव बाई आई लिखो, डी फाइव बाई डी आई लिखो, एक ही बात है। इसी को एस आई, करंट सेंसिटिविटी इन करंट, ऐसा लिखा जा सकता है। और फाइव बाई आई करोगे तो बेन बाई के ही आएगा, BAN अपॉन के ही आएगा। ठीक है, आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है, तो सेंसिटिविटी अगर बढ़ानी है तो बी बढ़ा दो, ए बढ़ा दो, एन बढ़ा दो, के कम कर दो, तो एस आई बढ़ जाएगा। कम करना है, के को कम कर दो तो अपने आप, सॉरी, के को बढ़ा दो, एस आई कम हो जाएगा। बी कम कर दो, ए कम कर दो, एन कम कर दो। ये सारे तरीके हैं एस आई को बढ़ाने हैं और कम करने के। ठीक है, अब इसी तरह से आई होप कि आप एस आई के बारे में जान चुके। अब अगर आपको कोई पूछे वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो एस वी लिखो, इसको आप बोल सकते हो डी, आप एक्चुअली एस वी को ना एस आई अपॉन आर लिखो, या फिर डी फाई अपॉन डी वी, और इसमें आप BAN अपॉन के मल्टीप्लाइड बाय 1/r, ऐसा आंसर। रेजिस्टेंस जो होता है उसको डिवाइड कर दो, मतलब ये जो BN बाई के का आंसर है उससे रेजिस्टेंस डिवाइड कर दो, यू विल गेट द वोल्टेज सेंसिटिविटी। अगर आपको कोई बोले कि आपको गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है इनटू एन एमीटर, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाओ, शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, जिसको शंट बोलते हैं। और आपको अगर कोई बोले एज एन एमीटर यूज करना है गैल्वेनोमीटर को, तो शंट रेजिस्टर लगाते हैं एज एन एमीटर। और अगर कोई बोले आपको इसको एज अ वोल्ट मीटर यूज करना है, तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ जिसका नाम RS लिखा जाता है, सीरीज रेजिस्टर लिखा जाता है। समझ में आ गया, याद रहेगा? कोई डाउट है बेटा? पक्का ये दो चीजें आपको याद रहनी चाहिए, आगे काम आएगी। सो आई होप आपने सारे फॉर्मूले समझे, सारे फॉर्मूले देखे। दिस इज द फॉर्मूला लिस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। अच्छे से इसको लिखो बेटा। मैं आपको सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर जो भी PYQs मुझे अच्छे लगे वो सारे करा रहा हूं। मैं यूजुअली कोशिश करता हूं कि पिछले 2-3 साल के सारे सवाल आपको करा दूं, ताकि आपको लेटेस्ट ट्रेंड कैसा है इसमें वो समझ में आए। ठीक है, देख लीजिए, इस चैप्टर से काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया ना बेटा ये तीनों फॉर्मूला लिस्ट? ठीक है, देखो मैं जस्ट पानी का बॉटल लेके पानी ले लेता हूं। हाँ जी बच्चों, सो आई होप आप सभी ये लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है सबसे पहला, ट्राई कर सकते हैं आप सभी मेरे साथ में। कई बच्चे बहुत स्ट्रेस की सिचुएशंस में है इस मोमेंट पे, मैं समझ रहा हूं बेटा। एक चीज मैं आप सभी के लिए कर सकता हूं कि मैं आप सभी को अपने पूरे दिल से जितना हो सके उतना अच्छा पढ़ाऊं, और जितना हो सके उतना ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम के आपके गोल की तरफ लेके जाऊं, और वो मैं कर रहा हूं। आप क्या कर सकते हैं अपनी बोर्ड एग्जाम के लिए? स्ट्रेस को साइड में रखो, टेंशन को साइड में रखो, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। अभी बैठे हो ना, सोचो मत, लिखना चालू करो, पेन उठाओ, पेपर, कोई भी चीजें जो है पढ़ना चालू करो। अभी देख रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, जो कर रहे हो पूरे फोकस के साथ करो। अगर आपको टाइम मैनेज करना सीखना है ना, तो आपको पहले टाइम को इंपॉर्टेंस देना सीखना होगा। टाइम को इंपॉर्टेंस आप देने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आप जो कर रहे हो उस मोमेंट पे उस चीज को पूरी तरह से करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी देख लेता हूं क्लास, बाद में इसको पूरा कर लूंगा, नोट्स लिख लूंगा, बाद में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लूंगा, तो आप एक्चुअली में अपना टाइम खराब कर रहे हो। इसका रीजन ये है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आपको ये क्लास देखते देखते इसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी कर लेने चाहिए थे, ताकि आपके दिमाग में एक ही बार में ये चीज हो जाए। अभी शायद जो भी आपको ये सेशन का टाइम 2 घंटा या 1.5 घंटा होगा, तो जाके आपको 3 घंटा लगेगा, ठीक है, लेकिन आप जब इसको वापस करने जाओगे तब वो पक्का 4 घंटा लेगा। और अभी जो आपने 2 घंटा दिया वो तो हुआ ही हुआ, तो आप ज्यादा टाइम एक ही चीज में इन्वेस्ट करके बैठ जाते हो, जबकि वो कम समय में हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं, जब जो चीज कर रहे हो विदाउट डिस्ट्रैक्शन, कंप्लीट फोकस के साथ उसको पूरे डिटेल से, पूरे मन से करो बेटा। समझ में आ गया? तो
आप सभी को जो भी अभी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, जो भी फॉर्मूला लिस्ट हमने बनाई, आई होप अपने साथ में बना ली होगी, और वो फॉर्मूला लिस्ट को लेके आप ये क्वेश्चंस मेरे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। आप एक बार कोई भी एक मोमेंट पे आपको मेरे से पहले क्वेश्चन हो गया ना बेटा, आई गारंटी यू कि आपका स्कोर आएगा अच्छा, आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, मजा आ जाएगा आपको। चलो कम ऑन एवरीवन। अ स्ट्रेट कंडक्टिंग रॉड ऑफ अ लेंथ L एंड द मास M इज सस्पेंडेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। हमारे पास एक रॉड है जिसका मास M है, जिसका लेंथ L है, by a pair of flexible strings in a magnetic field of the magnitude B. Okay, ये by a plane of by pair of flexible strings in a magnetic field of a magnitude B. यहाँ एक magnetic field है, तो to remove the tension in the string by supporting string. अच्छा, ये वायर को हमने ऐसे लटकाया है एक रस्सी की मदद से, ये रस्सी को हम हटा दे तो ये वायर गिरना नहीं चाहिए। तो ये वायर को गिरा कौन रहा है? ये वायर को उसका खुद का वजन गिरा रहा है। जैसे आपको अपना आप अपने आप को परेशान कर रहे हो स्ट्रेस लेके, यही हो रहा है इस वायर के साथ। वो खुद को परेशान कर रहा है नीचे गिरा के, समझ में नहीं करना है ऐसा। तो उसको नीचे गिरा कौन रहा है? उसका खुद का वेट क्या होगा इस वायर का? mg। तो अगर उसका जितना वजन है उतना ही ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड हम बना दे, उतना ही ऊपर अगर मैग्नेटिक फोर्स मिल जाए उसको, जो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर, पता है ना मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कितना होता है? अच्छा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर का फॉर्मूला मैं यहां पे आपको लिखाना भूल गया बेटा। चार्ज के ऊपर तो हमने मैग्नेटिक फोर्स लिख ली, हाँ चार्ज के ऊपर तो हमने मैग्नेटिक फोर्स लिख ली, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर लिखना भूल गए। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर वो होती है फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस बी बार, ठीक है। क्यू वी बार, सॉरी क्यू नहीं आता यहां पे, आई आता है, आई एल बार क्रॉस बी बार, ठीक है। आई एल बार क्रॉस बी बार ये होता है फोर्स का फॉर्मूला। तो यहां पे हम माने कि कोई इतनी फोर्स मिल जाए जो कि आई एल बार क्रॉस बी बार के जितनी हो, या आई एल बी, और ऑब्वियसली बी साइन थीटा तो 90 होने वाला है, वो उसकी बात नहीं कर रहा हम अभी। हमें यहां पर उतनी मैग्नेटिक फोर्स बनानी है ताकि वो उसके वेट को काउंटर बैलेंस कर ले, ताकि ये रॉड जो है हवा में लटका रहे, भले उसको रस्सी से ना लटकाओ। क्यों? क्योंकि उसका वजन उसको नीचे गिरा रहा है, लेकिन नीचे हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दी है जो उसको ऊपर पकड़ के रख रही है, क्योंकि उसको ऊपर फोर्स दे रही है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स होता है BIL। साइन थीटा थीटा बीटा यहां नहीं लिखना है, क्योंकि हमें यहां पे बोला गया है कि मैग्नेटिक फील्ड सिंपल सी है, ठीक है। तो और हम चाहे वैसे मैग्नेटिक फील्ड रख सकते हैं। यहां पे ऐसा बोला है कि हमें सिर्फ इस वायर को होल्ड करना है, और मैक्सिमम फोर्स तब लगती है जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, यानी कि वायर ऐसा हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो। तो हमें इन दोनों को इक्वल कर देना है। तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वेट। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है BIL, है ना, BIL, और ये वेट कितना है? mg। तो आपको क्या पूछा है? हमें पूछा है द B की वैल्यू चाहिए, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट चाहिए, सॉरी आपको I की वैल्यू चाहिए। कितना करंट इसमें से पास कराओगे? यहां मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, इसमें से कितना करंट पास कराओगे ताकि ये रॉड गिरे नहीं? तो I की वैल्यू कितनी होगी? mg अपॉन BL, mg अपॉन BL, दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ I, ठीक है, mg अपॉन BL। इजी, ठीक है, देख लो। कूल, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद द विल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स व्हेन इट इज। अब भी बताया यार, वायर जो है F इज इक्वल टू आई एल बार क्रॉस बी बार होता है फॉर्मूला, ये F बार, तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा होता है फॉर्मूला। तो आप यहां पे थीटा की वैल्यू को 90 डिग्री डालोगे, यानी कि B और L मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर का लेंथ दोनों 90 डिग्री पे होगा, तो मैक्सिमम फोर्स होगा। तो इसका मतलब है कि दे आर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, या करंट कैरिंग वायर मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन ए, इजी, अभी बताया था, ये 2021-22 में ही पूछा था, देख लो, ठीक है, कूल। अगले सवाल पे जाते हैं। An electron moves along positive x direction. Electron moves along positive x direction. There is an electron जो पॉजिटिव एक्स के अलोंग ऐसे मूव करने की ट्राई कर रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इन रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड अलोंग -z, ये डैश z नहीं है, -z है। ये देखो z एक्सिस,
ये माइनस जेड एक्सिस। तो माइनस जेड एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास यहां मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है as shown in the figure. Okay, draw the shape of the trajectory followed by the electron. इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है मुझे बताओ, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आप उसे पॉजिटिव मान के चलिए, फिर जो भी पॉजिटिव की वजह से फोर्स मिलती है उसको उल्टा बना दीजिए। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है कोई भी चार्ज के लिए जो एक्सटर्नल, ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी बार क्रॉस बी बार, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अब बताइए ये चार्ज मूव कहां करना चाहता है, ये चार्ज जाना कहां चाहता है, जस्ट अ मोमेंट, हाँ ये चार्ज जाना कहां चाहता है, ऐसे जाना चाहता है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, आपको यहां दोनों के बीच में ऐसा एंगल दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। अरे यार 3D है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो पॉजिटिव जेड नेगेटिव जेड, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, समझ में आ गया। तो एक्स इधर है, पॉजिटिव जेड इधर है, पॉजिटिव एक्स इधर है, पॉजिटिव जेड इधर है, पॉजिटिव जेड इधर है तो नेगेटिव जेड इधर है। तो पॉजिटिव एक्स इधर है जहां पे इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, नेगेटिव जेड इधर है जहां मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ऐसे जाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। तो वी बार क्रॉस बी बार, वी बार क्रॉस बी बार, वी आगे बी इधर, वी बार क्रॉस बी बार, थंब ऊपर, फोर्स ऊपर लगेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स ऊपर ही लगती, बट ये कैसा चार्ज है, माइनस, नेगेटिव चार्ज है। ये चार्ज जो है वो नेगेटिव है, माइनस ई लिखा जाएगा। इसीलिए फोर्स का वैल्यू जो भी वी बार क्रॉस बी बार की वजह से आ गया ना, वी बार क्रॉस बी बार की वजह से फोर्स ऊपर आया, इसमें फोर्स नीचे लगेगा। तो इसमें फोर्स नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। और यहां अगर मैं कोई इलेक्ट्रॉन को वापस मान लूं तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे वेलोसिटी रख के जाना चाहता है उसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन जाना कहां चाहता है बेटा, सॉरी, उसके ऊपर कहां फोर्स लगेगा, नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। जाना कहां चाहता है, आगे, फोर्स कहां लग रहा है, नीचे। क्यों, क्योंकि वी बार आगे है, बी बार इधर है, वी बार क्रॉस बी बार, फोर्स ऊपर लगना चाहिए था, बट ये नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, दैट्स व्हाई फोर्स विल बी डाउनवर्ड। जाना कहां चाहता है, आगे, फोर्स कहां है, डाउनवर्ड, तो ऐसे नीचे सर्कल घूम जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विल परफॉर्म दिस काइंड ऑफ मोशन, इलेक्ट्रॉन विल परफॉर्म दिस काइंड ऑफ मोशन, समझा। इस तरह से, अब चाहो तो आधा सर्कल बनाओ, पूरा सर्कल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देख लो यहां पे आधा सर्कल बनाया है, आधा ही बना दो, वाई एक्सिस तक लेके जाओ, पूरा भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, अच्छा आपको यहां पे डाउट आया क्या, ये जे और माइनस कहां से आया, कहां लगा फोर्स, डाउनवर्ड लगा ना। डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है वो तो नेगेटिव वाई एक्सिस का लॉन्ग होता है, वाई एक्सिस का नेगेटिव वाई एक्सिस का जे कैप होता है, पता है ना। हाँ 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 हाँ, एक्स एक्सिस का आई कैप, वाई एक्सिस का जे कैप, जेड एक्सिस का के कैप, पता है जी हाँ, वेरी नाइस बेटा, प्राउड ऑफ यू ऑल। PYQ, next PYQ is a charged particle Q is moving in the presence of magnetic field B which is in the angle of 30 degree। पकड़ लिया इसको, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 30 डिग्री है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और फोर्स के बीच में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री हो तो ये सर्कल घूमता है। लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में, मैग्नेटिक फील्ड में और वेलोसिटी में 30 डिग्री है। मुझे बताओ ये वाला कुछ याद आ रहा है छोटे, याद आ रहा है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में 30 डिग्री, याद आ रहा है कि नहीं। तो दिस इज गोइंग टू परफॉर्म एन हेलिकल मोशन। आप सभी को याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, ऐसा ही हमने सीखा था। मैं आपको वापस इसको अच्छे से बताता हूं, बट मुझे रहा नहीं गया मेरे को ये देख के। Q is moving in a presence of magnetic field B which is in lined angle with the 30 डिग्री। हमारा चार्ज जो है वो ऐसे जाना चाहता है, कोई भी चार्ज हमारा ऐसे जाना चाहता है, वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऐसे 30 डिग्री पे, ऐसा हम कंसीडरेशन मान रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बी, हर जगह पे ऐसे बना लेते हैं। और चार्ज हमारा उससे 30 डिग्री पे जाना चाहता है, ऐसा जाना चाहता है चार्ज वी से। अरे ये बी बार
ये v बार के बीच में एंगल थीटा हो तो ये जो चार्ज है हमारा वो फिर ऐसा हेलिकल मोशन करता है। ठीक है, ये तो हमें अभी थोड़ा मैंने आपको याद करा लिया, आप आगे जो रिवाइज करा उसमें से डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, ड्रॉ द ट्रेजेक्टरी फॉलोड बाय द पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ द फील्ड एंड एक्सप्लेन हाउ द पार्टिकल डिस्क्राइब्स दिस पाथ। अरे यार ये हेलिकल मोशन के बारे में एक्सप्लेनेशन है, एनसीईआरटी पढ़ने का, एनसीईआरटी में से लिखने का। भाई ने बोला ना तो पढ़ने का, समझ में आ गया? तो हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो ऐसी है और उस वेलोसिटी का कुछ एंगल बन रहा है थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारी वेलोसिटी दो कंपोनेंट में टूट जाती है। ये आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा, आपको यही इंग्लिश में लिखना है। प्लीज एनसीईआरटी में से लिखेगा, मेरे शब्दों में मत लिखेगा, मेरे शब्दों में लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है। समझ में आ गया? तो वी बार को हम ब्रेक डाउन करते हैं दो पार्ट्स में। वी बार को हमने तोड़ दिया वी कॉस थीटा में, यानी कि v पैरेलल कंपोनेंट, और वहां पे ऊपर गया v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो v पैरेलल बोला, मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर तो v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। v परपेंडिकुलर की वजह से वो ऐसा सर्कल घूमेगा, v पैरेलल की वजह से वो सर्कल घूमते घूमते आगे जाएगा। तो ये दोनों मोशन अगर साथ में हो जाए, तो दोनों मोशन साथ में हो जाए तो ऐसा हेलिकल मोशन कहलाएगा, और ये हेलिकल मोशन परफॉर्म होने वाला है। समझे कि नहीं छोटे? कम ऑन एवरीवन, हियर इज एन एक्सप्लेनेशन, आप देख लो। ये सब थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड करके बताया यार, मैं आपको बता रहा हूं ना, प्लीज बुक में अच्छे से लिखो। ठीक है, चलो हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, अमेजिंग सवाल, बढ़िया सवाल। हियर इज अ क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता है पता है क्या? अल्फा पार्टिकल क्या होता है छोटे? बता वेद, बता मेरे को, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? बोल 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 सिमरन, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, He++, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है, चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज प्लस यानी 2e, तो 2e पॉजिटिव 2e चार्ज होता है इसके ऊपर। तो टोटल चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2e, याद रखिएगा, Q की वैल्यू 2e होती है अल्फा पार्टिकल के लिए। ठीक है, एनी चॉइस, उसके बारे में बता दिया। एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 किलोवोल्ट, ये अल्फा पार्टिकल है जिसको हमने वोल्टेज दे दिया कितना? 100 किलो वोल्ट। ओ हो 100 ही है ना? हाँ नहीं 10 किलो वोल्ट है, 10,000 वोल्ट, ये हमने उसको वोल्टेज दे दिया, पोटेंशियल। ये वोल्टेज है तो मैं उसको पोटेंशियल लिखना चाहूंगा यहां, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो पोटेंशियल और वेलोसिटी में। एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, हमारा ये अल्फा पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। यानी अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, इट एंटर्स द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। यहां मैग्नेटिक फील्ड बी है और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, वाई एक्सिस के अलोंग है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज वाई एक्सिस के अलोंग, यहां तो बी बार। अब मैग्नेटिक फील्ड सारी ऊपर है और उसको जाना ऐसा है। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ, फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ। जाना उसको आगे है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, वी बार क्रॉस बी बार, थंब ऐसे आया, वो ऐसा सर्कल परफॉर्म करेगा। कम ऑन, वी बार क्रॉस बी बार, वी बार क्रॉस बी बार। अरे यार आपको बोला ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर जाता है कोई भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो वो सर्कल परफॉर्म करता है, तो वो जाना चाहता है आगे, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर, तो वी बार क्रॉस बी बार, थंब ऐसा, तो उसके ऊपर फोर्स बाहर के डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स जाना चाहता है चार्ज इधर, फोर्स बाहर लग रहा है, तो फोर्स इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ऐसा सर्कल परफॉर्म करेगा। समझ में आ गया? अब ये जो सर्कल परफॉर्म कर रहा है, उस सर्कल का रेडियस, अब मैं यहां पे बनाऊं कैसे, तो ऐसे बना देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, ये z एक्सिस के अलोंग सर्कल है। ठीक है, तो मैं यहां z एक्सिस भी बनाना चाहूंगा बच्चा। z एक्सिस के अलोंग है, z एक्सिस थोड़ा सा कम इस एंगल पे। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, z एक्सिस के अलोंग ये सर्कल है। ठीक है, z प्लेन में, xz प्लेन में एक्चुअली। चलो ये तो एक्स्ट्रा बात हो गई, बात की काम की बात करते हैं। क्या बोला है? रेडियस बताओ यार, रेडियस बताओ। रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है कि नहीं? रेडियस इज इक्वल टू क्यू बी बाई 2m, क्यू बी बाई एम था ना? देख लो क्या है रेडियस का फॉर्मूला, हमने अभी लिखा था यहां पे, रेडियस इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी है, एम वी बाई क्यू बी। ठीक है,
यही तो है, देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कल घूमता है तो उसके ऊपर रेडियस कितनी होगी उस सर्कल की, mv बाई क्यूबी। तो हम यहां पे भी mv बाई क्यूबी लिख लेंगे, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे r इज इक्वल टू mv बाई क्यूबी। ये v जो है ना बेटा वो वेलोसिटी है, और ये जो v दिया ना वो पोटेंशियल दिया है, हमें वेलोसिटी दी नहीं है। इस फॉर्मूला में हमें क्या क्या पूछा है, m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल देखो दिया है, द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दिस मच, है ना। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज गिवन। चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मैं खुद आपको पहले ही बता चुका, चार्ज इज 2e, e की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बी मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो यहां पे बोला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस मच, ये भी दिया है। सिर्फ v नहीं पता, v निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को वेलोसिटी कितनी दे रहा है, अल्फा पार्टिकल के चार्ज को वेलोसिटी कितनी, वोल्टेज कितना दे रहा है, इतना, तो उतने वोल्टेज से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो उतने ही वोल्टेज की वजह से मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी लिखा जाता है। ये क्यू वी जो है ना वो वोल्टेज वाला वोल्ट है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, याद है कि नहीं, वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल। अब जो वर्क डन हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करो, और वर्क डन इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर, और ये चार्ज का चार्ज, और ये पोटेंशियल का v, ये वेलोसिटी है, ये पोटेंशियल है। आप यहां से कुछ कैंसिल आउट नहीं कर सकते बेटा, आपको लग रहा है कि मैं वी कैंसिल कर दूं, नहीं हो सकता। आपको यहां पे v चाहिए ना, तो उसके लिए v का फॉर्मूला बनाओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, q इंटू पोटेंशियल, और ये 2 डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में गया, m न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में गया, ये हो गया v स्क्वायर। आपको चाहिए v, what do you want is v, तो v क्या हो गया बेटा, 2qv अपॉन m ब्रैकेट में रूट, मतलब ये पूरा रूट होगा। तो ये हो गया आपके लिए फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले को जरा सही से यहां पे बाजू में लिख लेता हूं, इस फॉर्मूले को यहां लिख लेता हूं, v विल बी इक्वल टू 2q पोटेंशियल अपॉन m। ये जो है ना v, उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, ये अरे v स्क्वायर है ना, ये तो यहां पे रूट आएगा बेटा, ठीक है, ये आगे रूट में। अब आप v की जगह v को सब्स्टिट्यूट करो तो आपको फॉर्मूला बनेगा नया वाला, r इज इक्वल टू m का m, v की जगह क्या आएगा बेटा, रूट ऑफ 2q पोटेंशियल, v वाला पोटेंशियल है ये वाला, अपॉन m, और ये नीचे जो क्यू बी है वो डिनोमिनेटर में क्यू इंटू बी एज इट इज। अब आप एक्चुअली जो बाहर है ना रूट के, उसको सबको अंदर ले लो, आर इज इक्वल टू एम बाहर है तो एम अंदर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2q पोटेंशियल, एम अंदर गया एम स्क्वायर, अपॉन क्यू अंदर गया क्यू स्क्वायर, बी अंदर गया बी स्क्वायर, और एम तो अंदर है ही ये वाला। तो आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे इसको एक बार वापस समझा देता हूँ बेटा आप सभी को, यहाँ पे ध्यान से देखो, 2qv एम एम, एम अंदर आ गया एम स्क्वायर, क्यू भी अंदर आ गया क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर, समझ में आ गया, दिस इज हाउ वी हैव डन दिस। अब हम क्या करेंगे, यहां जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल करो, कम ऑन कैंसिल करो, बी स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है, एम स्क्वायर से कैंसिल, क्यू स्क्वायर क्यू से कैंसिल, फॉर्मूला क्या बना आर का फॉर्मूला बना रूट ऑफ 2, क्यू नहीं है न्यूमरेटर में, वी पोटेंशियल वी, ये एम, और यहां पे क्यू, और नीचे बी स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं, और ये है आर का वैल्यू, ठीक है। अब इसमें जो ये आर का वैल्यू बना है, 2 का 2 डालेंगे, v पोटेंशियल की जगह, चलो सब्स्टिट्यूट भी कर लेते हैं, 2 का 2, v 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 था 10,000 इंटू m, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विल बी मास ऑफ, सॉरी मास अल्फा पार्टिकल का मास, ये डायरेक्टली दिया 6.4, अल्फा पार्टिकल का मास तो दिया है देखो 6.4, ये रहा ना, मास ऑफ एन अल्फा पार्टिकल इज 6.4 × 10⁻27 हो गया। ये 2v 10,000, m की वैल्यू डाल दी, डिवाइडेड बाय q क्या है बच्चा, चार्ज है, q क्या है, चार्ज 2e है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये हो गया हमारा q का वैल्यू। b स्क्वायर, b कितना है, b इज 2 इंटू 10⁻3, उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6, ठीक है। ये आपका भाई कैलकुलेशन करना है, खुद कर लोगे क्या, थोड़ा बहुत बता देता हूं, हिंट दे देता हूं, 2 नो 2, देखो अरे यार नंबर्स बहुत आसान है, 4 इंटू 1.6 6.4 ही होता है,
तो 6.4 और 6.4 कैंसिल हो गया, ये 4 इंटू 1.6 से 6.4, अरे यार 16 4 से 64 होता है ना, तो ऊपर भी 64 ही तो दिख रहा है वो, इसलिए ये पर ये 1.6 है, इसलिए आंसर 6.4 आएगा। तो न्यूमरेटर में 6.4, डिनोमिनेटर में 6.4 कैंसिल। अब बचा क्या बेटा, सिर्फ 10 के पावर बचे। आई होप आप इतना तो सॉल्व कर ही पाओगे यार। 10⁻⁴, 10⁻⁻27, नीचे 10⁻⁻6, नीचे 10⁻⁻9। प्लीज यार पावर सॉल्व कर लेना यार, इतना मत करो यार, ये तो आराम से आप कर लोगे। आपका आंसर 10 के टर्म्स में आएगा, 10 आ गया। अरे आंसर सिर्फ 10 है, समझ में आ गया। So this is how you will be able to do it. I hope आपको समझा ये कैसे किया। हमने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू पोटेंशियल v, इसको यूज करके ये फॉर्मूला लाया और इस फॉर्मूले को हमने r के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दिया, v की जगह v का वैल्यू ये वाला। समझ में आ गया? दैट्स हाउ वी डिड इट। आई होप आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। Here we go for the next question बच्चों, MCQ है, अच्छा सवाल है। क्या बोला है? टू पैरेलल लॉन्ग थिन वायर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर कैरीज अ करंट आई एग्जिट्स इन ईच इन अपोजिट डायरेक्शन। ओके, एक में करंट ऊपर जा रहा है, एक में करंट नीचे आ रहा है। नेट मैग्नेटिक फील्ड मिडवे बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, यहां से भी हो डिस्टेंस आर पे, यहां से भी डिस्टेंस आर पे, ठीक है। ऊपर जिससे करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर अंदर यानी कि क्रॉस आई, नीचे जिससे करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, ठीक है। तो भाई यहां एक मिनट वापस करते हैं। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, ऊपर जो है उसकी वजह से अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस। अब जिसमें करंट नीचे जा रहा है उसकी वजह से भी अंदर जा रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी अंदर आ रही है, देखो, ठीक है। तो इसलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की अंदर ही आ रही है। फर्स्ट वाले वायर की वजह से मैं इसमें बोलूं दोनों में से करंट सेम जा रहा है, ऐसा लिखा है, दो लॉन्ग पैरेलल डिस्टेंस आर सेपरेटेड, दोनों आर डिस्टेंस पे सेपरेटेड, तो r/2 डिस्टेंस पे ऐसा दिखाना पड़ेगा क्योंकि दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस आर है, ठीक है। ईच इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है। एट द मिडवे बिटवीन देम विल बी कितना, देखो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर जा रही है, थंब ऊपर, करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अब इसकी वजह से थंब नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर आ रही है, तो दोनों की वजह से अंदर जा रही है, इनवर्ड्स आएगी, तो आप डाउनवर्ड्स नहीं लिख पाओगे बेटा, इनवर्ड्स जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। तो इनमें से कोई ऑप्शन इनवर्ड नहीं बता रहा है, तो हम यहां पे क्रॉस मार देंगे, ठीक है। दूसरी चीज, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी, इसकी वजह से, फर्स्ट वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी, कम ऑन एवरीवन, किसी भी वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0I/2πr, 2πr, आर की वैल्यू कितनी, r/2। अरे टोटल डिस्टेंस आर है, उसमें हाफ में बोला है ना, तो r/2 डिस्टेंस है, तो r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, समझा कि नहीं। मैं यहां पे आपको बोल दूं कि r डिस्टेंस इज r/2, μ0I/2πr, ये फॉर्मूला होता है। अब मुझे बताओ r गेट्स कैंसिल, अगर ये r कैंसिल हो गया तो πr, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, μ0I/π इंटू स्मॉल r, ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसी तरह से ये जो वायर है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी सेम ही होगी, वैसे दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों की वजह से सेम है, तो इसकी डबल मैग्नेटिक फील्ड आंसर होगा 2μ0I/πr, 2μ0I/πr। देखो कोई ऐसा ऑप्शन है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो हम क्या करें, 2μ0I/πr। देखो हमारा आंसर सही है, डाउनवर्ड आ रहा है, अरे इनवर्ड आ रहा है, लेकिन यहां ना कोई आंसर ही नहीं है, तो ये ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी नहीं लिखा। देखो दोनों में से कोई किसी में भी आंसर ही नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। देख लो हमारा आंसर जबकि सही आया है, विच इज इनवर्ड, अंदर जा रहा है दोनों में मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों मैग्नेटिक फील्ड 2μ0I/πr है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाली और दोनों ऐड कर दी, खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट PYQ, 2 मार्क का पूछा गया है, 2020 में ही पूछा गया है। हमें बोला है 2 लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर A and B सेपरेटेड बाय डिस्टेंस D, एक वायर दूसरा वायर, ये देखो ये डॉट का मतलब क्या पता है, अंदर जा रहा है वायर, ऐसा, ये डॉट का मतलब ऐसा, 2 वायर्स ऐसे अंदर जा रहे हैं, ठीक है। कैरीज द करंट इन द I इन द सेम डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है। मैं थोड़ा इमेजिनेशन के लिए यहां बना लूं, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन के लिए जा रहा है। अब
फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P सिचुएटेड बिटवीन देम इन द डिस्टेंस x एट वन पॉइंट। यानी कि हम यहाँ पे दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट है जो यहां से पहले वायर से x डिस्टेंस पर है, दोनों वायर के बीच में डिस्टेंस d है, तो यहां से डिस्टेंस क्या हो गया, इधर से पहले वायर से डिस्टेंस x तो दूसरे वायर से डिस्टेंस d माइनस एक्स हो गया, तो d माइनस एक्स हो गया। ठीक है, शो ग्राफिकली द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विद द डिस्टेंस ऑफ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी हमें निकालनी है, जो कि यहां से डिस्टेंस x पे, वहां से डिस्टेंस, इस वायर से डिस्टेंस d माइनस एक्स पे। ठीक है, और दोनों में करंट इक्वल करंट है, इसलिए दोनों में करंट आई ही है। चलो पहले तो इस पॉइंट पे पहले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो पहला वायर में करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्रॉस फर्स्ट वायर की वजह से B1। मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर क्या आएगा, कम ऑन एवरीवन, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन, B1 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो B1 इज इक्वल टू किसी भी वायर की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। R डिस्टेंस कितना है, R x है, तो 2 पाई x, ये है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड वायर की वजह से, देखो सेकेंड वायर की वजह से बाहर आती हुई मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि सेकेंड वायर की वजह से डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड है, B2 इस डॉट वाली है बाहर आती हुई। फर्स्ट वायर की वजह से क्रॉस अंदर वाली, इस पॉइंट पे हमारा थंब ऊपर, इस पॉइंट पे हमारा उंगली अंदर जा रहा है, तो क्रॉस वाली है। सेकेंड वायर की वजह से थंब ऊपर, पॉइंट बाहर आ रहा है, हमारी उंगली बाहर आ रही है, इसलिए डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, तो ये ऊपर जा रहा है करंट, इसीलिए। तो मुझे बताओ सेकेंड मैग्नेटिक, सेकेंड की वजह से म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई R। R यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, d माइनस एक्स है, ये d, उसमें से x निकाल दो तो d माइनस एक्स, ये रहा हमारा फॉर्मूला। अब आप इसको ध्यान से देखो बच्चा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एक बात बताओ, x छोटा है, d माइनस एक्स बड़ा है, जो x डिस्टेंस छोटा वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, तो B1 माइनस B2 कर देना छोटे। तो B1 कैसी है बेटा, क्रॉस इनवर्ड्स, B2 कैसी है, डॉट आउटवर्ड्स, तो B1 माइनस B2 कर दे, आपका आंसर आ जाएगा नेट मैग्नेटिक फील्ड का। तो B1 माइनस B2, B1 कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई x माइनस ये B2 क्या है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d माइनस एक्स। अब आप इसमें से जो कॉमन आता है कॉमन ले लो, म्यू नॉट कॉमन, 2 पाई कॉमन, I कॉमन, सब कॉमन आ गया, 1 अपॉन एक्स बचा, माइनस 1 अपॉन डी माइनस एक्स बचा। ये है हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ गया, ठीक है। अब ये हमारा इक्वेशन तो बन गया, डी 1 अपॉन एक्स माइनस डी 1 अपॉन डी माइनस एक्स, यही है आंसर, पहला आंसर हमारा हो गया। दूसरा क्या बोला, शो देम ग्राफिकल द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पहले वायर की वजह से अंदर जाती है, दूसरे वायर की वजह से बाहर आती है, तो सोचो सेंटर पे आ जाओ, जहां से यहां पे भी डिस्टेंस R है ना, ये R यानी कि d/2 है, आधा डिस्टेंस है, और यहां से भी डिस्टेंस d/2 है, दोनों से सेम डिस्टेंस पे, दोनों में करंट भी सेम जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम बनेगी सेम डिस्टेंस पे, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर बनेगी, वहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर बनेगी, जितनी अंदर बनेगी उतनी बाहर बनेगी, यानी कि नेट जीरो हो गई, क्योंकि यहां से मैग्नेटिक फील्ड एक की अंदर जा रही है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड एक की बाहर आ रही है, तो फर्स्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, सेकंड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, दोनों इक्वल और अपोजिट, इसीलिए नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो, सेंटर पे जीरो होगी। ऑब्वियसली जब सेंटर पे जीरो होगी तो सेंटर के दोनों बाजू कुछ तो वैल्यू होगी, तो ग्राफ ऐसे वेरी करेगा, यहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, फिर कम होती जाएगी, क्यों, हम वायर के नजदीक है इसलिए ज्यादा है, हम इस वायर से भी दूर जा रहे हैं, कम हो गई, इस वायर की वजह से और इस वायर की वजह से यहां जीरो हो गई, फिर यहां से हम इस वायर के नजदीक जा रहे हैं, तो उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गई है ना, बट उस वायर की मैग्नेटिक फील्ड उल्टी है पहले वाले के कंपेयर में, तो इसलिए बढ़ गई, फिर हम उस वायर के और नजदीक जा रहे हैं, इसलिए वहां मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ गई, तो ऐसा हमारा कुछ ग्राफ आएगा। हम यहाँ पे आपको एग्जैक्ट आंसर बताता हूं, देख लो। अब ये ग्राफ का नेचर हम याद रखते बेटा ऐसा, ठीक है, पहले वायर से शुरू करके दूसरे वायर तक में, पहला वायर यहां होगा, दूसरा वायर यहां होगा, दोनों का सेंटर पॉइंट ये, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इसलिए बी के एक्सिस पे, एक्स पे बी की वैल्यू देखो इस पॉइंट पे जीरो है, समझ में आ गया। ये ग्राफ आप बनाइएगा, एग्जाम में पूछा जाए, याद रखिएगा, दो वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वेरी करती है, ठीक है। नाउ हियर वी गो फॉर द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, 2 मार्क का पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था। अ लॉन्ग स्ट्रेट लाइन वायर ए बी, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन वायर व्हिच इज ए बी, कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, दोनों के बीच में करंट कितना है, 4 एम्पियर का। अ प्रोटॉन पी ट्रैवल्स, ओ माय गॉड, अमेजिंग क्वेश्चन, कम ऑन। अ प्रोटॉन पी ट्रैवल्स, जब
आप रेयरली अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इन सब की बातें सुनते हो इस चैप्टर में, और जब ऐसे सवाल आते हैं ना तो सादा करके बच्चे इस चैप्टर से भाग जाते हैं, लेकिन वहां आप अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, आंसर देने की कोशिश करिए, ठीक है। चलो, तो हमारे पास एक वायर है जिसमें से करंट 4 एम्पियर पास हो रहा है। अब प्रोटॉन P ट्रैवल्स एट द 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। यहाँ पे प्रोटॉन है जो कि 4 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड से ट्रैवल कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा भी बोला गया है। उल्टा डायरेक्शन, ये सब ग्राफ भी दिया गया है। पैरेलल टू द वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट। एक वायर से पैरेलल ही ऐसे वो ट्रैवल कर रहा है, ये वायर है उससे पैरेलल ही है वो, जो हमारा ये प्रोटॉन का डिस्टेंस, जो प्रोटॉन ट्रैवल कर रहा है ना, वो वायर के पैरेलल ट्रैवल कर रहा है। देखो, जो 0.2 मीटर डिस्टेंस पे ट्रैवल कर रहा है, तो r जो है इस वायर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस स्मॉल r 0.2 मीटर है, एंड इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द करंट एज शोन। करंट कहां जा रहा है? करंट ऊपर जा रहा है, 4 एम्पियर करंट ऊपर जा रहा है I। तो ये प्रोटॉन जो है वो नीचे ट्रैवल कर रहा है, समझ में आ गया? विद दिस वेलोसिटी 4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस है 0.2 मीटर का। कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन है ना, हमारे लिए तो वो एक चार्ज ही है, कोई भी चार्ज के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट होता है ड्यू टू एनी वायर, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? इस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में फिर प्रोटॉन मूव कर रहा है, तब हम उसकी फोर्स निकालेंगे। यानी कि ध्यान से सुनो क्या करना है, प्रोटॉन भूल जाओ, कोई है यहां पे भूल जाओ, हम क्या करेंगे, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। तो ये करंट ऊपर जा रहा है, कर्व्ड फिंगर्स अंदर जा रही है, इसलिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, इनवर्ड्स है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? कोई भी स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0I/2πr, where μ0 is the permeability, I is the current जो यहां पे 4 एम्पियर दिया है, और R is 0.2 मीटर, तो सब आपको पता है। B की वैल्यू यहां इतनी है। ये मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट वायर की है, उस मैग्नेटिक फील्ड में वो प्रोटॉन मूव कर रहा है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज मूव कर रहा है, अगर कोई भी चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स लगती है F = Q V बार क्रॉस B बार, या फिर VB sin थीटा। F = Q VB sin थीटा। कम ऑन एवरीवन। और यहां V नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, देखो क्रॉस है अंदर, V नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो इसलिए sin 90 की वैल्यू 1, तो 90 डिग्री है ना, इसलिए फोर्स का फॉर्मूला सिर्फ बचेगा QVB, ठीक है। चलो, B इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? ये रही, इन रख दो, यहां वैल्यू रख दो। F की वैल्यू Q कौन है? प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज होता है E यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। V क्या है? वेलोसिटी, वेलोसिटी हमें दी गई है। B मैग्नेटिक फील्ड रख दो ना यहां पे, μ0I/2πr। क्यों ना हम ऐसा करें, नीचे भी 2 से और मल्टीप्लाई कर, तो नीचे 2 × 2 4 हो जाएगा, और ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इससे हमारा आंसर आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि μ0/4π जो है ना बेटा, μ0/4π जो है वो हमें 10⁻⁷ दे देता है। तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, F की वैल्यू, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, V की वैल्यू दी है 4 × 10⁻⁶, कितनी दी है बेटा? 4 × 10⁻⁶। ये E की वैल्यू डाल दी, V की वैल्यू डाल दी, μ0/4π की वैल्यू होती है 10⁻⁷, इट बिकम्स इजी, राइट। ये 2 का 2, I करंट का वैल्यू कितना है? यहां से करंट कितना, सॉरी करंट इधर है ना, 4 एम्पियर करंट कितना जा रहा है? 4 है, अपॉन R की वैल्यू कितनी है? रेडियस, डिस्टेंस है 0.2। नंबर्स आर एक्चुअली इजी बेटा, डिस्टेंस है 0.2। देखो नंबर्स लिटरली इजी है, 16 × 4 64 हो गया, 64 × अगेन 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। आपको चाहिए तो आप ये 0.2 को किसी एक 2 से हटा भी सकते हैं, ठीक है। 0.2 को 1.6 से डिवाइड कर देंगे ना, तो ये 16 और ये 2, तो हो जाएगा ये 0.8 × 2 0.6 1.6 हो गया, 1.6 × 8 कर दो, 1.6 16 × 8 करो, कितना होता है? 128 12.8 समथिंग आंसर आएगा। और 10 का पावर -19 -6 -7 -19 -6 -7 -6 हो गया -25 -25 -7 gives you -32 10⁻32।
मेरे हिसाब से यही है फोर्स का आंसर, न्यूटन। 12.8 इंटू 10⁻32 न्यूटन। ठीक है, ये देखो 0.2 और 1.6 निकाल दिया, 0.8 हुआ, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स यू अगेन 1.6। अब ये जो है 0.8 इंटू 2 1.6, 1.6 इंटू 4 इंटू 4, अरे यार एक मिस्टेक कर दी मैंने, ये 4 इंटू 4 16 होता है, मैंने उसको 8 मान के मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लो, पावर तो उतना ही रहेगा 10⁻⁻32, लेकिन ये 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 1.6, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर करके उसमें डेसिमल डालना पड़ेगा। छोटा सा कैलकुलेशन है, आई नो यू विल बी एबल टू डू इट। कम ऑन एवरीवन, अब देख लो मैंने किया है वही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे 10⁻19 आ रहा है, पावर्स में कहां मिस्टेक है वो देख लेते हैं। अरे यार ये +6 है, 10⁻⁷, हाँ ये सब कुछ तो सही है, 10⁻⁻19 +6 -7, हाँ सब परफेक्ट है, फिर आंसर आएगा। ठीक है, आंसर आएगा बेटा, डेफिनेटली आएगा। -19 +6 गिव्स यू माइनस, हाँ आएगा, डेफिनेटली आएगा, चेक इट आउट, पक्का आएगा। अब पावर सही आएंगे, देख लो एक बार। ठीक है, नंबर्स प्लीज अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आएगा। और देखो 128 का डबल करना था, क्योंकि वो मैंने 4 इंटू 4 8 ले लिया था ना, 4 इंटू 4 को 8 लिया था तो 128 आया था, तो 4 इंटू 4 16 लेना था, तो 256, 128 का डबल 256। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है बच्चों, बेसिक सा है, आई नो यू विल बी एबल टू डू इट। कम ऑन, हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे इसका आंसर आपको याद रहना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ अ रेडियस r इज b1। कोई भी एक रेडियस r के सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b1 है। ठीक है, अब द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्टेंस r, ओके, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड b1 है, और यहां पे सेंटर से उस एक्सिस पे r डिस्टेंस पे ही, x की वैल्यू कितनी है, ये डिस्टेंस x है, उसकी वैल्यू r है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड b2 है, तो आपको b1/b2 का रेशियो चाहिए। ये याद रखना 2√2 होता है, नहीं पता फॉर्मूला लिखो। सेंटर पे फॉर्मूला कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, ये b एट द सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, कम ऑन, μ0I/2r, है ना, μ0I/2r। अब मुझे बताओ एक्सिस पे फॉर्मूला कितना होता है, एक्सिस पे फॉर्मूला क्या होता है, एक्सिस पे होता है मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस b2 विल बी इक्वल टू μ0I into r² अपॉन 2r² प्लस x² रेज टू 3/2। बट आप यहां x की जगह r डालोगे, क्योंकि आपको बोला है ऑन द एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ r, एक्सिस पे डिस्टेंस कितना है, r ही है, जितना रेडियस उतना ही यहां डिस्टेंस, समझ में आ गया। तो हम यहां पे x की जगह r डालेंगे, तो b2 x विल बी इक्वल टू r, तो b2 की यहां पे μ0I r² अपॉन 2 का 2 r² प्लस r², ये r² हो जाएगा, r² प्लस r², 2r², तो यहां आ जाएगा 2r², तो 2r² रेज टू 3/2। अब b2 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, μ0 r² और 3/2, r³ ऊपर एक r नीचे एक r बचेगा, खाली ऊपर आई रहा। देखो क्या किया बेटा मैंने, ध्यान से देखना, r² रेज टू 3/2, 2 कैंसल, r³ बचा, ये ऊपर r² नीचे r³ और r² में से नीचे एक r ही बचा, समझा। ये छोटा सा कैलकुलेशन मैंने कर लिया, और μ0I तो ये हुआ 2, ये 2 का 2 रेज टू 3/2, ये b1 ये b2 है, दोनों को डिवाइड कर दो, b1/b2 कर लो। b1 की वैल्यू कितनी है, μ0I/2r, b2 की वैल्यू कितनी है, सही से लिखता हूं ना, μ0I/2r, b2 की वैल्यू कितनी है, μ0I/2 इंटू 2 रेज टू 3/2। ठीक है, विल डू इट, डोंट वरी। μ0I कैंसल, ये जाएगा न्यूमरेटर में, अभी यहां नीचे r भी है, ठीक है, r भी है यहां पर, r गेट्स कैंसल, देख लो दोनों का डिनोमिनेटर का r भी गेट्स कैंसल, तो ये यहां नीचे देखो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल गो इनटू न्यूमरेटर, तो b1/b2 विल बी इक्वल टू
ऊपर गया 2, ये 2 और ये 2^3/2 और नीचे है 2, है ना, नीचे है 2, तो 2 2 कैंसल, बचा क्या 2^3/2 और 2^3/2 तो 2√2 होता है कि नहीं, 2^3/2 ही तो 2√2 होता है, समझे कि नहीं, याद रहेगा। तो आप इसको 2^1/2 इंटू 2^3 ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, 2^3/2 2√2 है, वैसे तो आपको यही आंसर पता चल चुका है, बट आप इसके पावर को, अगर आपको ये बेसिक इंडाइसिस आता है तो आप इससे आप ये आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देख लो 2^3/2 ही यहाँ पे 2 × 2 4 करके उन्होंने कर लिया, 2 × 2 4, 2^3/2 करके 2^3/2 और 2^3/2 का आंसर लाके उन्होंने मल्टीप्लाई करके 4√2 बना दिया है, ठीक है। सो वो तो कुछ इतना है नहीं, 2^3/2 2^1.5, ठीक है, तो 2^1 2 और 2^0.5 तो 2 × √2 ये आता है आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। देखो यहाँ पे 2^1.5, तो 2^1.5 को 2^1 लिखो इंटू 2^0.5 लिखो, 2^0.5 इज 2^2, तो ये 2 का 2 और 2^2 का √2, तो ये 2^3/2 भी हो गया, ये आप लिख सकते हैं, यही मैंने यहाँ पे बताया। और इसलिए आंसर याद रखने की चीज है बेटा, आर पे और आर पे, इसलिए √2, ठीक है। चेक कर लो सोल्यूशन बेटा, चेक इट आउट, सोल्यूशन चेक करो, कम ऑन। डन, ओके कूल, आई होप आपका ये क्वेश्चन हुआ। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है। अ करंट आई फ्लोज through a long straight conductor which is bent into the circular loop of a radius r in the middle shown in the figure. Magnitude of the net magnetic field at the point O. इस पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, चलो विल फाइंड इट आउट। ओके लेट्स गो अहेड। हम मानेंगे यहां पे एक स्ट्रेट वायर है, देखो है ना स्ट्रेट वायर जैसा ही, तो उस वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर ये सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, 2। सबसे पहले इस वायर की वजह से, ये वायर में करंट डाउनवर्ड जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहां से बाहर आएगी, देखो तो ये वायर की वजह से, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 1 ले लेता हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड B1 बाहर आ रही है, डॉट यानी बाहर आ रही है B1, ठीक है। दूसरा, हम ये सर्कुलर लूप की वजह से बात करें, सर्कुलर लूप में करंट ऐसे जा रहा है तो थंब अंदर जा रहा है, तो यहाँ की सर्कुलर लूप की वजह से लूप जो है उसको हम 2 बोल दे, तो 2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर जा रही है, ठीक है, क्रॉस अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 जो है वायर की वजह से एक्चुअली डॉट वाली है, आउटवर्ड, लेकिन लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा B2 वो है इनवर्ड। समझ में आ गया, लूप की वजह से इनवर्ड है, कोई बात नहीं, हम दोनों की वजह से निकालते हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, μ0I/2πr। यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ, आर कैपिटल आर है तो डिस्टेंस है इसलिए कैपिटल आर, उसमें से करंट जा रहा है आई, ये हो गया B1 का फॉर्मूला इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड विच इज ऑब्वियसली डॉट वाली आई। सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से, कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0I/2r, पाई नहीं होता सिर्फ, बाकी ये क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड, एक की वजह से बाहर एक की वजह से अंदर, दोनों को माइनस कर दो। नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B1 - B2, क्यों, दोनों अपोजिट है ना इसलिए माइनस कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन होती तो ऐड कर लेते, B1 - B2 कर लो तो आएगा क्या, μ0I/2πr माइनस B2 क्या है, μ0I/2r। अब यहां से सब कॉमन ले लो, B की वैल्यू μ0I/2 कॉमन आ गया, R कॉमन आ गया, यहां पे बचा क्या, 1/π बचा, अरे 1/π बचा ना, -1 बचा, तो दिस इज द आंसर। उल्टा लोगे तो 1 - 1/π आएगा बेटा, बाकी देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, उल्टा लोगे तो 1 - 1/π आएगा ना बेटा, B2 - B1 करोगे तो, इसीलिए
ऐसा क्यों b2 माइनस b1 इसलिए किया क्योंकि यहां पे देखो डिनोमिनेटर में यहां एक टर्म एक्स्ट्रा है, यहां वो टर्म नहीं है, तो यहां का डिनोमिनेटर छोटा है तो b2 बड़ा होगा, b2 इज ग्रेटर देन b1, इसीलिए b2 माइनस b1 करना चाहिए था। b2 माइनस b1 करोगे तो यहां आंसर उल्टा आ जाएगा, यहां पाई नहीं रहेगा और यहां पाई रहेगा। तो जब आप ऐसे सॉल्व करोगे इसमें से तो यहां आएगा 1 माइनस 1 बाई पाई। ठीक है, इस तरह से आएगा, तो ये आंसर मैच हो जाएगा। समझा कि नहीं? इसका रीजन भी है। ठीक है, देख लो एक बार, कम ऑन हैव अ लुक। ठीक है, कूल। अच्छा, बढ़िया सवाल, 3 मार्क का ऐसे 2 टाइप के क्वेश्चंस के लिए 2023 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अच्छा मैं बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस ना एंट्रेंस में भी भर भर के आते हैं, इसलिए आपको ये आने चाहिए। लूप इन अ स्ट्रेट वायर बेंट पार्टली इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ओके ओके ओके, आपको यहां पे ये सेमी सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप है, दोनों की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। सिंपल सवाल। चलो, हमारे पास एक है सेमी सर्कुलर लूप जिसको मैं नंबर 1 बोलता हूं, और ये लूप है सर्कुलर लूप जिसको मैं नंबर 2 बोलता हूं। ठीक है, सेमी सर्कल या तो लूप बोल देता हूं, सिंपल लूप जिसको मैं 2 बोल रहा हूं। पहले हम सेमी सर्कल की वजह से निकालेंगे। सेमी सर्कल में करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड थंब बाहर आ रहा है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट की वजह से बाहर है, तो बाहर यानी कि डॉट, तो फर्स्ट की वजह से यानी कि सेमी सर्कुलर लूप की वजह से, सेमी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 बाहर है, डॉट। सर्कुलर लूप में करंट ऐसे जा रहा है देखो, तो थंब अंदर जा रहा है, यानी कि सर्कल की वजह से, B2 की वजह से क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है अंदर। अब सेमी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, आपको पता है सेमी सर्कुलर लूप का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। पहले सर्कुलर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगा, इसका हाफ यानी कि 1/4 हो जाएगा, इसका हाफ होता है आधे सर्कल का, ऊपर वाला तो आधा सर्कल है इसलिए म्यू नॉट आई अपॉन 4r। लेकिन इसमें जो रेडियस है वो होगा r1, जो कि ये रेडियस होगा 12 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस जो होगा वो r2 होगा, जो कि ये होगा सेकेंड का रेडियस। ठीक है, प्लीज r1 12 सेंटीमीटर है तो उसको 12 सेंटीमीटर को मीटर्स में लिखो, 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर्स, और r2 जो है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर को लिखो 4 इंटू 10⁻² मीटर्स। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, r2 छोटा है, r2 छोटा है इसलिए B2 बड़ा आएगा। ठीक है, इसलिए B2 माइनस B1 करेगा, दोनों अपोजिट है ना, इसलिए माइनस तो भी होगा, लेकिन B2 माइनस B1 होगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इज B2 माइनस B1। ठीक है, हम चाहे तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करें फिर आंसर निकाले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पे देखो म्यू नॉट आई, करंट दोनों में अलग अलग जा रहा है, तो इसमें करंट फर्स्ट वाले में I1 जाएगा, सेकंड वाले में करंट I2 जाएगा। अरे यार इंडिविजुअली निकालो फिर सबट्रैक्ट कर देंगे। चलो, म्यू नॉट आई अपॉन 4r, म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट सब्स्टिट्यूट करोगे ना, म्यू नॉट की वैल्यू कर देंगे सब्स्टिट्यूट, तो 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। I1 फर्स्ट में करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट 2 एम्पियर जा रहा है, तो 2 अपॉन 4 की वैल्यू 4, और R1 की वैल्यू 12 इंटू 10⁻², 12 इंटू 10⁻²। ठीक है, आई होप आप ये R1 और R2 की वैल्यू तो सही तरीके से सब्स्टिट्यूट कर ही दोगे, तो मैं उसको हटा दे रहा हूं ताकि मैं कैलकुलेशन कर पाऊं। अब आप यहां पे करो कैलकुलेशन, 4 और 4 गया, 12 और 2 में से यहां पे 6 बचा। ठीक है, तो यहां पाई बाई क्या बन गया बेटा, पाई बाई 6 बन रहा है कुछ तो। तो यहाँ पे बन रहा है पाई बाई 6, और ये 10⁻⁻⁷, नीचे 10⁻⁻² पर जाएगा, 10⁻+2, -7 + 2 गिव्स यू -5, तो 10⁻⁻5, पाई बाई 6 10⁻⁻5। थोड़ी देर बाद पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो करना है कर लेना। ऊपर 3.14 नीचे 6 है, तो 1/2 समथिंग 0.5 के आसपास आंसर आएगा। 0.5 से ऑब्वियसली थोड़ा सा बड़ा आएगा आंसर, बट ठीक है बाद में देखते हैं उसको। B2 की वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रख दिया, और I2 करंट सेकंड में करंट कितना जा रहा है, 1 ही जा रहा है, तो 1 अपॉन 2 की वैल्यू 2, और ये R2 सेकंड में रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर को लेकर 4 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है, 2 नहीं 4 गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या,
π/2 बच रहा है, π/2, और यहाँ पे बच रहा है 10⁻⁻7, 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, +2 तो 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5, ये भी दोनों मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में ही लिखी जाती है। तो B2 - B1 कितना आएगा, π/2 - π/6, और ब्रैकेट में 10⁻⁻5 कॉमन, तो ये आंसर आएगा π/2 - π/6। सोचो 3.14 डिवाइडेड बाय 2, 3.14 डिवाइडेड बाय 6, पाई कॉमन ले लो, 1/2 - 1/6 कर दो, और जो आंसर आता है उसको फिर पाई से डिवाइड कर दो, तो भी आपका आंसर चलेगा। ठीक है, सिंपल नंबर से बेटा 3.14 होता है पाई से, लिए इतना कैलकुलेशंस बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इस तरह से आपका आंसर आएगा। ठीक है, पहले बड़े वाले के लिए सेमी सर्कल के लिए निकाला, फिर सर्कल के लिए निकाला। ठीक है, सेमी सर्कल में करंट ऐसे जा रहा, सॉरी सर्कल में ऐसे जा रहा था, निकाला, आंसर निकाला, नेट मैग्नेटिक फील्ड सब्ट्रैक्ट कर दिया। कूल। LA type questions. Circular loop of radius r carries a current. I obtain expression for magnetic field at the point on the axis. अरे आपको ये वाला डेरिवेशन याद है ना, ये x लेते हैं, ये कैपिटल R लेते हैं, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस को हम r² एक्चुअली स्मॉल r लेते हैं, जिसकी वैल्यू होती है √कैपिटल R² + x², और फिर हम इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dB cos थीटा करके, जहां ये एंगल भी थीटा होता है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो मैग्नेटिक फील्ड का भी एंगल थीटा बनता है, और ये मैग्नेटिक फील्ड को हम dB, ये dB होता है यहाँ, तो dB cos थीटा में तोड़ देते हैं, सारे dB cos थीटा इंटीग्रेट होते हैं, क्योंकि dB sin थीटा कैंसिल हो जाते हैं, तो इन B = dB cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की वैल्यू cos थीटा की वैल्यू एडजेसेंट अपॉन हाइपो ऐसे करते हैं सब्स्टिट्यूट, dB की वैल्यू वो बाय एडवर्स लॉ से सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हम आंसर निकालते हैं। आई होप आपको ये डेरिवेशन याद है, पिछले क्लास में मैंने कराई थी। ठीक है, इसके लिए आपके पास में दो चीज है बेटा, देखो यहाँ डेरिवेशन पूरे स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको रेफर कर सकते हो। एक और आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप जाइए, एक बच्चे ने डाउट पूछा था इसके ऊपर, मैं आपको बताता हूं क्या है वो। एक बच्चे को भी ये डेरिवेशन नहीं समझ आई थी अच्छे से, तो उसने डाउट पूछा था, और डाउट जो है वो किस नाम से है मैं आपको बताता हूं, आशीर्वाद दास के नाम से। तो आशीर्वाद दास को नहीं, आशीर्वाद दास नहीं, जस्ट अ मोमेंट, मैं आपको बताता हूं। हाँ, आशीर्वाद दास नहीं है, ऋषि देव नाम है बच्चे का। उस ऋषि देव के डाउट पे जाइए, ऋषि देव के डाउट में ना हमारी टीम से किसी ने उनको पूरा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप एकदम प्रॉपरली लिख के भेजा। आप चाहिए तो उस डेरिवेशन को एग्जैक्टली एग्जाम में लिख सकते हैं, यू विल गेट द फुल मार्क्स। ठीक है, हमारी टीम से जो हमारे दूसरे टीचर्स होते हैं, जो आपको आपके रिप्लाई, आपके एकेडमिक डाउट्स को सॉल्व करते हैं, उन्होंने भेजा है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, पिछले क्लास की बात कर रहा हूं, लास्ट क्लास में। चलो, 2 long parallel wires kept 2 meter apart carries 3 एम्पियर। दो वायर है जिसमें 2 एम्पियर सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है। ठीक है, करंट इसमें 3 एम्पियर का है, इसमें भी करंट 3 एम्पियर का है, और दोनों में करंट सेम ही है, और बोला है, क्या बोला है, इन द सेम डायरेक्शन द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ वन वायर ड्यू टू अनदर वायर। दोनों में करंट जा रहा है सेम डायरेक्शन में, और दोनों एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पर भी है। तो आप बताइए कि सेम डायरेक्शन, व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ? अरे फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको फॉर्मूला पता है ना, μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई d। कम ऑन एवरीवन, सो दिस इज सो सिंपल, राइट? आप सभी को I1 की वैल्यू 3 रखनी है, I2 की वैल्यू 3 रखनी है, 2 पाई d सब पता है। एक काम कर, इसको लिख μ0 I1 I2 अपॉन 2 पाई को लिख 4 पाई, और ऊपर एक 2 डाल दे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने पे आंसर आता है। अब μ0 अपॉन 4 पाई होता है 10⁻⁻7, I1 I2 3 into 3 9, और उसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो कितना हो गया, 9 into 2 18, 18 अपॉन d, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 2, तो यहाँ 2, तो वापस यहाँ हो गया 9, तो यहाँ पे हो गया 9 into 10⁻⁻7। ठीक है, दिस इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट होगा, प्लीज भूलिएगा मत। सिंपल क्वेश्चन, तो देख लो, दोनों में सेम करंट जा रहा है, इसलिए दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो 9 into 10⁻⁷ अट्रैक्टिव है ही नहीं, सो इसमें भी ऑप्शन नहीं है क्या? द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इज 3। क्यों? वैल्यूज यहां पे मैच हो गई है, बट ये रिपल्सिव नहीं होगा, अट्रैक्टिव होगा। वापस गलत आंसर दिया था। ठीक है, 2023 में मिस्टेक हो गई थी बेटा उनसे।
तो इस केस में वैसे आपको अटेम्प्ट करके आना चाहिए, जो नजदीक का सबसे आंसर है वो अटेम्प्ट करके आओ, अगर वो रॉन्ग दिया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, अटेम्प्ट ही नहीं किया तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे बेटा, ठीक है। डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, करंट सेंसिटिविटी इज डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, जिसको हम SI भी लिख सकते हैं, वो होता है BAN अपॉन के इसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, टॉरिजन कांस्टेंट बोलो, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। इज देयर एनी डाउट? बहुत आसान है, आई नो यू विल बी एबल टू डू इट, कम ऑन बच्चा। देखो आसान सी चीज है, आप कर सकते हैं, ऐसी सारी चीजों में आपका स्कोर खराब नहीं होना चाहिए। करंट सेंसिटिविटी, बायट-सेवर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ, MCG का कंस्ट्रक्शन, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल, ये सारी चीजें बहुत बार पूछी जाती है, ऐसे थियोरी क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। इन सवालों को प्लीज अभी ही करिएगा, जब ये मैं आज को आप ये सेशन देख रहे हैं उसके साथ ही इन 3-4 डेफिनेशन को, 3-4 सवालों को कर लीजिएगा। पहला, व्हाट इज बायट-सेवर्ट्स लॉ, दूसरा व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ, तीसरा व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये चीज आपको करनी है साथ में, देख लीजिए, ये तो सब है, ठीक है। An emitter of resistance 0.8 मीटर, देयर इज एन एमीटर जिसका रेजिस्टेंस है, एमीटर का ही रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0.8 ओहम, कैन मेजर अ करंट अप टू 1 एम्पियर, इसका करंट ये कहां तक मेजर कर सकता है, 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है ये करंट को, करंट की मैक्सिमम वैल्यू मैं बोल रहा हूं, ये 1 एम्पियर तक मेजर कर सकता है। Find the value of the shunt resistance required to convert an ammeter to measure current up to 5 एम्पियर। ओके, ये करंट, यही एमीटर 5 एम्पियर तक मेजर कर पाए, वैसा एमीटर बनाने के लिए इसके पैरेलल में हम कितना रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ताकि ये 5 एम्पियर मेजर कर पाए। इसका रीजन ये है बेटा, ये एमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल बताओ, इस एमीटर के 2 पॉइंट के बीच में वोल्टेज बता दो, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, कम ऑन एवरीवन, इसके 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा जब ये हमने शंट नहीं लगाया, ठीक है, शंट हटा दो, तो ये हम पहले इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू IR, जो करंट यहां से जाएगा वो ये होगा 1 Imax1, I1 लिख लेता हूं, इंटू रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ये होगा पहले उसमें पोटेंशियल, इतना ही पोटेंशियल वो बाद में भी कैरी करेगा, लेकिन पहले उसका पोटेंशियल इतना होगा। फिर थोड़ी देर बाद हम क्या बोलेंगे, एमीटर को हमें रेंज बढ़ानी है तो उसके पैरेलल में एक शंट लगा दो, उसके पैरेलल में क्या लगा दो, एक शंट रेजिस्टेंस, RS रेजिस्टेंस, जिसको मैं S रेजिस्टेंस RS लिख लेता हूं, चलो ना, शंट को RS लिख रहा हूं। तो अब इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल कितना होगा, इन 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, तो इन 2 पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना है, पहले तो इन 2 पॉइंट में यहां पे करंट कितना जाएगा, I ही जाएगा अभी भी, तो अभी भी पोटेंशियल इज इक्वल टू I है, लेकिन नेट रेजिस्टेंस क्या है पता है आपको, नेट रेजिस्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस है RA, एमीटर का रेजिस्टेंस है ना RA, एमीटर इज रेजिस्टेंस RA, और उसके पैरेलल में लगा है RS, तो RA और RS का पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या होता है, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट होता है टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RA इंटू RS अपॉन RA प्लस RS। समझ में आया, ये क्या हो गया, ये हो गया रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, यानी कि ये दोनों का RA इंटू RS अपॉन RA प्लस RS, ये दोनों का क्या हमने नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो ये आपका नेट रेजिस्टेंस जो है वो यहां आएगा, और वो होगा कितना, RA इंटू RS अपॉन RA प्लस RS, ठीक है। तो पहले जब सिर्फ एमीटर था, उस एमीटर के अक्रॉस इतना पोटेंशियल है, बाद में हम कुछ भी कर ले पोटेंशियल तो उतना ही रहेगा, लेकिन उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस चेंज हो गया, तो नया रेजिस्टेंस इतना है, नया इफेक्टिव रेजिस्टेंस इतना है, एमीटर का रेजिस्टेंस पैरेलल में जो शंट लगा है उसका रेजिस्टेंस, उन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलके हमें आंसर देता है। तो दोनों V सेम ही है, तो V इज इक्वल टू V बिफोर इज इक्वल टू V आफ्टर, पोटेंशियल सेम ही कैरी करेगा, बस करंट यहां पे अभी ज्यादा जा सकता है, क्यों, क्योंकि थोड़ा करंट नीचे चला जा सकता है, यहां पे करंट पूरा एमीटर से ही जाना चाहिए, वो 1 एम्पियर तक ही जा सकता था, अभी भी करंट एमीटर से 1 एम्पियर तक ही जा सकता है, लेकिन बाकी का करंट हम डाइवर्ट कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि इतना अभी
5 एम्पियर के हिसाब से रीडिंग देगा, लेकिन अंदर तो उसके 1 एम्पियर ही जा सकता है, तो बाकी के करंट को डाइवर्ट करना पड़ता है। वो डाइवर्ट करने के लिए हम नेट रेजिस्टेंस कम करते हैं, यानी कि ये आरएस लगाते हैं जो छोटा वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है, ताकि नेट रेजिस्टेंस और कम हो जाए, बाकी ज्यादा हम करंट यहाँ पे फ्लो करा पाए। तो V इज इक्वल टू VB। आप हमेशा याद रखें, बिफोर की कंडीशन बनाइए और आफ्टर की कंडीशन बनाइए। बिफोर में पोटेंशियल, पहले का करंट, पहले का रेजिस्टेंस, पहले करंट जा रहा है I और रेजिस्टेंस है A, तो I1 पहले करंट जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर RA, ठीक है। बाद में करंट जा रहा है I2, तो यहां पे I2 करंट जाएगा और नेट रेजिस्टेंस हो गया इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, एमीटर का रेजिस्टेंस और शंट का रेजिस्टेंस। तो पहले क्या है मुझे बताओ, I1 इंटू RA इज इक्वल टू, बाद में क्या है, I2 इंटू RA इंटू RS अपॉन RA प्लस RS। देखो बेटा, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहां ट्रिकी हो जाएगा, बट मैं मानता हूं कि आप I1 की वैल्यू जानते हैं, विच इज 1 एम्पियर। 1 लिख लेता हूं, कैलकुलेशंस आसान है। RA की वैल्यू 0.8 इज इक्वल टू I2 की वैल्यू भी जानते हैं 5 एम्पियर इंटू RA की वैल्यू भी जानते हैं, एमीटर के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 0.8 है। जानते क्या नहीं है, RS नहीं जानते, शंट कितना लगाएंगे वही तो निकालना है। RA की वैल्यू जानते हैं 0.8 प्लस RS की वैल्यू कितनी है 0, RS की वैल्यू नहीं पता। RS को यहां लेके आओ, फिर ये RS को जो है, आप एक बार RS को यहां लेके आओगे, फिर इसको 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.8 वाला RS सॉल्व करो, उसको यहां लेके आओ, सॉल्विंग करनी है इक्वेशन की, आपको इस हिसाब से आंसर मिलेगा। ये इक्वेशन में RS ढूंढना है, ये चीज को यहां लेके आओ, 0.8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, RS ये पूरा यहां आ जाएगा ना बेटा, तो ये 0.8 RS 0.8 से भी मल्टीप्लाई होगा और 0.8 RS से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हो गया इस बाजू, इक्वेशन के इस बाजू अभी भी 5 इंटू 0.8 RS है। अब आप ये 5 इंटू 0.8 RS को इधर लेके आओ, या तो 0.8 RS को उधर लेके जाओ, तो यहां 0.8 इंटू 0.8 बचेगा ये वाला, और ये जो है ना 0.8 RS उधर चला गया, तो 5 इंटू 0.8 RS तो वहां है ही, लेकिन ये 0.8 RS यहां चला गया, माइनस 0.8 RS। समझ में आ गया, 0.8 RS कॉमन ले लो, 5 RS माइनस 1 RS 4 RS, 4 इंटू 0.8 इजी भी नंबर है, 4 इंटू 0.8 का जो भी आंसर आता है डिवाइड कर दो इधर, समझे। और आप यहाँ पे वैसे तो आप देखो ना 0.8 कॉमन लेके एक 0.8 कैंसिल कर दो, तो आंसर आया 0.8 इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 4 RS, तो RS की वैल्यू आ गई 0.8 डिवाइडेड बाय 4 0.2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आई नो यू विल बी एबल टू डू इट, सिंपल कैलकुलेशंस है, ठीक है। मजेदार सवाल। बढ़ते हैं आगे। 2020 में पूछा गया सवाल, ऐसे 2 टाइप का, 3 मार्क का। ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ द करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी। अरे यार, करंट सेंसिटिविटी कितनी बार बताया, करंट सेंसिटिविटी क्या है, कैसे बढ़ती है वो बताओ। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बताओ, फाई इज इक्वल टू 5 बाई आई लिखो, 5 बाई आई, ये होता है BAN अपॉन के। आप अच्छे से लिख के बताना कि B बढ़ाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, A बढ़ाने पे भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, N नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे भी करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, K घटाने पे करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, ऐसा आपको लिख के बताना पड़ेगा, बस इतना ही आंसर है। सेकेंड, गैल्वेनोमीटर शोज अ फुल स्केल रीडिंग डिफ्लेक्शन फॉर करंट IG। एक गैल्वेनोमीटर है जो फुल स्केल रीडिंग डिफ्लेक्शन देगा IG करंट पास कराने पे। A resistance R1 is required to convert it into voltmeter of range 0 to 1 ampere, 1 volt। मतलब पहले हमने उसको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में, हम जब भी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं। वोल्ट मीटर से एमीटर में, मतलब गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाता है। पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे तो एमीटर बनेगा, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाओगे वोल्ट मीटर बनेगा। इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाओ, यहाँ पे क्या बोला है, गैल्वेनोमीटर शोज दिस मच, ओके, हाउ मच रेजिस्टेंस R1 is required to convert it into a voltmeter of range 1 volt। इसका वोल्ट मीटर का रेंज कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। यहाँ पे करंट जा रहा है IG, ठीक है, और ये R1 इज द रेजिस्टेंस
तो उसकी रेंज कितनी हो गई, मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर कर सकता है 1 वोल्ट है। अब हमें क्या बोला है, उसकी रेंज हमें बढ़ानी है, कन्वर्टेड इनटू द वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 1 वोल्ट 0 to 1 volt and resistance R2 is to convert it into the voltmeter of range 2 volt। हमें अभी इसमें गैलोमीटर में एक और रेजिस्टेंस लगाना है R2 सो दैट उसकी रेंज हम बढ़ा पाए और उसकी रेंज जो है वो वोल्टमीटर की रेंज हो जाए 2 वोल्ट तक। ठीक है, तो फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर, आईजी की, आरजी की रेजिस्टेंस ऑफ गैलोमीटर को अभी हम जी लिखो, आरजी लिखो, मैं आरजी लिखना चाहूंगा। गैलोमीटर का भी एक खुद का रेजिस्टेंस है, आरजी लिखो। ठीक है, आरजी, हाँ आरजी। अच्छा, ये इसमें से करंट की वैल्यू लिखो, V इज इक्वल टू आई आर, है ना। चलो V इज इक्वल टू आई आर करो। V कितना है, V यहां पे 1 वोल्ट मेजर होता है। ठीक है, I कितना है, IG। रेजिस्टेंस कितना है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस प्लस ये पहला वाला रेजिस्टेंस, ये दोनों मिला के 1 वोल्ट, कितना वोल्टेज 1 वोल्ट मेजर करता है, 1 इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी प्लस R1। ये इक्वेशन बनी, दोनों मिला के रेजिस्टेंस सीरीज में ऐड कर दिया, Rg प्लस R1। IG यहां पे करंट है जो इसमें से जा रहा है, वोल्ट मीटर, वोल्टेज 1 वोल्ट मेजर कर सकता है। ये कितना वोल्टेज मेजर कर सकता है बताओ। टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू 2 वोल्ट मेजर कर सकता है ये, और यहां से करंट कितना है, IG इंटू नेट रेजिस्टेंस Rg प्लस R2 ना, नेट रेजिस्टेंस इज Rg प्लस R2, ये R1 है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना मेजर कर सकता है, 2, ये IG की वैल्यू IG और ये Rg प्लस R2। ठीक है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। 2 इक्वेशन बनाई हमने। दूसरा हमें यहां से क्या मिल सकता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर, हमें Rg चाहिए। देखो बेटा, ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करो आपस में, तो Rg की आंसर निकलेगी, Rg का आंसर निकालना हमें। और इसमें R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू तो हम अभी नहीं डाल सकते, IG की वैल्यू भी नहीं डाल सकते। V इज इक्वल टू, ठीक है, is required to convert it into voltmeter of range 0.01 and resistance R2 to convert it into the voltmeter of 0 to 2। हाँ ठीक है बेटा, ये 2 इक्वेशन है बेटा, इनको आपस में सॉल्व करो। पहले इसमें से Rg बना लो, इसमें से Rg बना लो, आपस में सॉल्व कर सकते हो। तो इसको Rg बनाने के लिए Ig इंटू Rg, Ig इंटू R1, Ig इंटू R1 उधर जाने दो, तो माइनस Ig इंटू R1 हो जाएगा, माइनस Ig इंटू R1 इज इक्वल टू Ig इंटू Rg। IG gets cancel, Rg is equal to minus R1, Ig equal to minus R1, Ig is equal to minus R1। हाँ ठीक है, Ig equal to minus R1। क्या कर रही है, क्या सॉरी, Rg equal to minus R1 है। ठीक है, और यहां पे हम करेंगे तो Ig Rg 2 IG इंटू 2 Rg। हाँ ठीक है, यहां तो आ गया बेटा। देखो एक मिस्टेक की है हमने, छोटी सी मिस्टेक की है। देखो IG Rg इंटू IG इंटू R1, IG R1 यहां जाएगा तो 1 माइनस IG R1 बनेगा। ठीक है, और यहां पे IG Rg बनेगा। ये है, ये हमारी इक्वेशन है, जिसमें से I डिनोमिनेटर में डाल दो। ठीक है, तो I डिनोमिनेटर में डाल दोगे, या I डिनोमिनेटर मत डालो, एक काम करो, R1 को एलिमिनेट कर देते हैं, R1 एलिमिनेट करो, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन दोनों इक्वेशन के साथ में एक काम करता हूं, लेट्स डू वन थिंग, ये दोनों इक्वेशन से हम एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, 1 इक्वल टू IG इंटू RG प्लस R1, ये इक्वेशन है। इसमें एक काम करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इज इक्वल टू IG इंटू RG, कम ऑन एवरीवन, प्लस 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 IG इंटू R1, ये हो गया। अब आप इसमें से क्या करो, IG R1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस, हाँ, एक काम कर, Rg जो है ना उसको यहां ले आ, 1 माइनस IG Rg, ऐसे लेके आ गए, और विच इज इक्वल टू IG इंटू R1। ठीक है, IG को नीचे जाने दे, IG गोज इंटू डिनोमिनेटर, तो IG नीचे चला गया, IG आ गया। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी 2 इज इक्वल टू IG इंटू, 2 इज इक्वल टू IG इंटू क्या था बेटा, Rg प्लस R2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से, इसमें R2
इसमें ना R1 नहीं है, IG है, तो IG R1 की नहीं, IG की वैल्यू बना सकते हैं इसमें से। चलो इधर से IG की वैल्यू बनाओ, तो IG इज इक्वल टू व्हाट बेटा, 1/RG प्लस R1, और सिंपल हो जाएगा। IG इज इक्वल टू 1/RG प्लस R1, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे IG की वैल्यू, ये IG है ना, IG की वैल्यू यहां डाल दो। 2 इज इक्वल टू IG की वैल्यू क्या है, 1/RG प्लस R1 है, और ये क्या है, RG प्लस R2 है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 2RG प्लस 2R1 हो गया इज इक्वल टू RG प्लस R2 हो गया। अब आप इसमें से 2RG, एक RG इधर लेके आओ तो RG बचेगा, 2RG माइनस RG इज RG इज इक्वल टू 2R1 उधर जाने दो तो R2 माइनस 2R1। मेरे हिसाब से ये आंसर है। अगर R1 और R2 की वैल्यू पता हो तो आप आंसर निकाल सकते हैं, देख लो, R2 माइनस 2R1। भाई मैं पहले से देख के नहीं आता सारे आंसर्स, है ना, मैं खुद आपके जैसे यहाँ पे उसको ब्लाइंडली अटेम्प्ट करता हूं, जो भी दिया है उसको अटेम्प्ट करने की ट्राई करता हूं। इधर से उधर मैं घूम सकता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि उसका जवाब लाऊं। जैसे आप खुद सॉल्व करने वाले हो वैसे ही मैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करता हूं। समझ में आ गया? इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स नहीं देता। ये देखो, ये सब किया हमने, उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लाए। देखो, हर बार ऐसे क्वेश्चंस में आप आंसर ना डायरेक्ट नहीं ला सकते, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना पड़ता है। वो मैं आपको अभी तक इतना जब मैं कर रहा था ना, आई होप आपने ऑब्जर्व किया कि सर दिमाग लगा रहे, इधर से नहीं तो इधर से, इधर से नहीं तो इधर से, ऐसे ना ऐसे करके तो आंसर लाए। आपको भी यही करना पड़ेगा बेटा, हर बार हर क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको घूमना पड़ेगा कि हम क्या करें ताकि हमें RG की वैल्यू मिल जाए, क्या करें तो हमें कुछ मिल जाए, क्या करें तो हमें ये मिल जाए। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे अटेम्प्ट किया क्वेश्चन। समझ में आ गया? ये आई होप कि आपको ये जो मेरा नेचुरल तरीका है वो पसंद है। इसी तरह से आप ये सारे सवाल सॉल्व कर पाओगे जैसे हमने किए। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आपने इस पॉइंट ऑफ टाइम तक इस क्लास को देखा। थैंक यू वेरी मच, आई जस्ट लव यू ऑल गाइस। इसी तरह से आप इस क्लास को देखिए। एज प्रॉमिस्ड, मैं अगले क्लास में EMI और उसके बाद में AC करंट जो मैं पढ़ाऊंगा वो बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो नॉट टू वरी बच्चा, वी गाइस आर गोना रॉक इट, कम ऑन एवरीवन। सो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। एक प्रॉमिस करिए कि आप स्ट्रेस नहीं लगे, जितना स्ट्रेस आ रहा है उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। कम ऑन एवरीवन, दिमाग कम लगाओ और मेहनत करो ज्यादा, ठीक है? यूज योर हैंड्स, यूज योर ब्रेन। समझ में आ गया? और ज्यादा सोचने पे दिमाग मत लगाओ, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।